चैप्टर 2161 to 2170। यह नानमिंगली फायर था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ जल रहा हो। यह उसके शरीर से भयंकर रूप से जल रहा था, जो उसके शरीर से जले हुए हरे धुएं के बादल में बदल रहा था। उसके शरीर के भीतर की ऊर्जा अब और अधिक सहन करने में असमर्थ प्रतीत हो रही थी। यह पूरी तरह से फूट पड़ा और एक धारा की तरह बह निकला। बूम! वह अतुलनीय शक्तिशाली बल फैल गया और उसे पोवांग दायरे के 7वें स्तर तक पहुंचने में मदद मिली। मैं अंत में आ गया हूं। उन्होंने आंखें खोलीं। पिछले 2 वर्षों में वह पोवांग दायरे के 7वें स्तर तक पहुंचने के लिए पागलपन की कोशिश कर रहा था। यह उनकी पिछली सफलताओं की तुलना में कहीं अधिक कठिन था। आखिरकार पोवांग दायरे के 6ठे स्तर से 7वें स्तर तक पहुंचना मध्यवर्ती स्तर से पोवांग दायरे के उन्नत स्तर तक पहुंचने के बराबर था। पिछले 1 साल में उसने पोवांग क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंचने से पहले कुल 10 दिव्य स्रोत का उपभोग किया था। अगर दूसरों को इस बारे में पता चलता तो वे चौंक जाते। कई लोगों को पौराणिक क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने के लिए दिव्य स्रोत के 10 टुकड़ों की भी आवश्यकता नहीं थी। हालांकि ये ज़िवेन अलग थी। वह पोवांग दायरे का कोई साधारण 6ठा स्तर नहीं था। पोवांग दायरे के 7वें स्तर तक पहुंचना एक सामान्य बदलाव था। उनकी लड़ाकू शक्ति ने पोवांग दायरे के 8वें स्तर के शिखर से पोवांग दायरे के 9वें स्तर तक छलांग लगा दी थी। पोवांग दायरे के 7वें स्तर पर उनकी ताकत को देखते हुए पोवांग दायरे के 9वें स्तर तक पहुंचने की कठिनाई की कल्पना करना आसान था। बेशक यह केवल मार्शल पाथ अवतार और 5 सम्राट बैटल रॉब्स का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। फिर भी यह पहले से ही काफी चौंकाने वाला था। अगर यह बात बाहर निकले तो शायद सभी को झटका लगे। फिर भी वह संतुष्ट नहीं हुआ। वह 9वें स्तर के साधारण पोवांग रियल्म कल्टीवेटर से अधिक मजबूत था। वह अभी भी अपने स्वयं के बल पर भरोसा करके ईश्वरीय संघ के नेता जैसे शीर्ष स्तर के बिजलीघर से मुकाबला करने में सक्षम होने से दूर था। हालांकि उनके पास एकांतवास से बाहर आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वह आगे बढ़ना जारी रखना चाहता था, उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। केवल 3 दिन और थे और यह अधिक से अधिक 2 वर्ष का होगा। इसका मतलब था कि चौथी प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। उन्होंने पिछली 3 बार में भाग नहीं लिया था, लेकिन इस बार उन्हें भाग लेना पड़ा। पिछले 3 बार नवागंतुकों के संरक्षण में थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह नहीं जाता था या नहीं, क्योंकि वह अपनी रैंकिंग के कारण बाहर नहीं होता था। हालांकि इस बार यह अलग था। यदि वे भाग नहीं लेते तो उन्हें तुरंत हटा दिया जाता। भले ही उन्होंने भाग लिया हो, फिर भी यदि वे शीर्ष 1000 में प्रवेश नहीं कर पाए तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। देवता परिवर्तन रसातल का सबसे क्रूर हिस्सा 2 साल बाद आखिरकार अपने नुकीले दांतों को दिखाने जा रहा था और अपने सबसे क्रूर असली चेहरे को प्रकट कर रहा था। इस समय एल्डकान, जो बाहर पहरा दे रहा था, अंदर आया। उसने येज़िवेन को देखा और कहा, क्या तुम तैयार हो? अर्धवार्षिक प्रतियोगिता शुरू होने में केवल 3 दिन बचे हैं। मुझे आपको याद दिलाना है कि आपने पिछली 3 बार में भाग नहीं लिया और यह ठीक है, लेकिन इस बार आपको भाग लेना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मैं समझता हूं। येज़िवेन ने सिर हिलाया। उन्होंने हाथ में टोकन पकड़ा और फिर एकांतवास करते रहे। वह पिछले 3 दिनों का उपयोग अपनी ताकत को मजबूत करने और पोवांग क्षेत्र के 9वें स्तर पर अपनी लड़ाई की ताकत को पूरी तरह से मजबूत करने के लिए करना चाहता था। इस तरह वह 3 दिन बाद प्रतियोगिता का सामना करने में सक्षम हो जाएगा। यह भी पहली बार था जब वह किसी प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा था, इसलिए वह असफल होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। हालांकि उसे खुद पर भरोसा था, लेकिन वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि वह एक अप्रत्याशित स्थिति का सामना करेगा और गलती करेगा। न केवल येज़िवेन के लिए, बल्कि आसपास के क्षेत्र में रहने वाले नए लोगों के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता थी। पिछली 3 प्रतियोगिताओं में कुछ लोगों ने भाग लिया था, कुछ ने भाग नहीं लिया था और कुछ ने केवल 3 प्रतियोगिताओं में से 1 या 2 में भाग लिया था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इससे उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता था। लेकिन इस बार अगर वे शीर्ष 1000 में जगह नहीं बना सके तो परिणाम की प्रतीक्षा अनिवार्य रूप से यह होगी कि उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। वे पहले ही आभासी दुनिया में प्रवेश कर चुके थे। यह वास्तविक दुनिया की तरह ही एक विशाल दुनिया थी। बहुत से लोग आभासी दुनिया और वास्तविक दुनिया के बीच का अंतर भी नहीं बता पाए। उन्हें यह भी नहीं पता था कि किस प्रकार का महान अस्तित्व ऐसी आभासी दुनिया का निर्माण कर सकता है। उनके बारे में सब कुछ भी वास्तविक दुनिया की तरह ही था। नवागंतुक 3 से 5 के समूह में एकत्र हुए। 2 साल उनके लिए एक दूसरे के साथ कुछ हद तक परिचित होने के लिए पर्याप्त थे और उन्होंने विभिन्न आकारों के छोटे समूह भी बनाए। उनका रिश्ता 2 साल पहले की तुलना में काफी करीब था। 2 साल ने उन्हें पूरी तरह से समझा दिया था कि नीली आंखों वाले गोल्डन आइड टॉड के पिछले शब्द खुद को बचाने के लिए एकजुट होने के बारे में निश्चित रूप से झूठ नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसा जो उन्हें वास्तव में करने की जरूरत थी। यदि वे एक नहीं होते तो यह बहुत संभव था कि वे पुरानी पीढ़ी द्वारा खा लिए जाते और उनकी हड्डियां भी नहीं बची होती।
जब किसी व्यक्ति की ताकत उनके अस्तित्व की गारंटी नहीं दे सकती थी, तो एकमात्र विकल्प बचा था कि वे एकजुट हों और खुद की रक्षा करें। नए लोगों के रूप में जो एक ही बैच के साथ आए थे, उनके पास खुद को बचाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इस बार मुझे नहीं पता कि कितने लोग अंत में रह पाएंगे। कई लोगों ने अपने दिल में बुदबुदाया। 2 साल पहले की तुलना में उनकी ताकत थोड़ी अधिक मजबूत थी और बहुत से लोगों को इस क्षेत्र में सफलता भी मिली थी। 2 साल पहले की तुलना में कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। हालांकि पिछले 2 वर्षों में उनमें से अधिकांश ने कमोबेश प्रतियोगिता में भाग लिया था और वे वास्तव में उनके और इन बूढ़े लोगों के बीच की खाई को जानते थे। वे जानते थे कि उनके और इन वृद्धों के बीच कितना बड़ा फासला है। उन विशेषज्ञों का उल्लेख नहीं करना जिनका क्षेत्र उनके दायरे से बहुत ऊपर था, यहाँ तक कि उसी क्षेत्र के विशेषज्ञ भी उन्हें आसानी से हरा सकते थे और उनके पास वापस लड़ने की शक्ति लगभग नहीं थी। हालांकि पिछले 2 वर्षों में कुछ बदलाव हुए थे, फिर भी जीवित रहने में सक्षम होना बहुत दुर्लभ था। हर कोई इस बात से बेहद चिंतित था कि अगर वे आज जीवित नहीं रह पाए तो उनका भाग्य चिंताजनक हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, भले ही वे जीवित रह सकें तो क्या फायदा हुआ। अगली प्रतियोगिता आधे साल बाद होगी। इस समय वे वास्तव में समझ गए थे कि केवल राक्षसों को चुनने का क्या मतलब है। यहाँ सामान्य लोगों का जीवित रहना असंभव था। यह एक ऐसी जगह थी जहाँ सिर्फ राक्षस रहते थे, लेकिन कम से कम सन चेंगटियन और अन्य अभी भी जीवित रह सकते थे। उन तीनों ने केवल 2 वर्षों में 3 बार भाग लिया और हर बार उन्होंने बड़ी प्रगति की। पहली बार में उन तीनों ने एक साथ शीर्ष 1000 में प्रवेश किया। हाँ, उनकी प्रगति और भी तेज थी। हाँ, उसके बाद उन्होंने और भी तेजी से सुधार किया। दूसरे राउंड में उन्होंने पहले ही शीर्ष 500 में जगह बना ली थी। पिछले दौर में वे पहले ही शीर्ष 300 में प्रवेश कर चुके थे, हालांकि उनके लिए और सुधार करना बेहद मुश्किल होगा। पोवांग चरण की 8वीं परत उनकी सीमा है। अब उनकी ताकत शायद 2 साल पहले याओ शेंग्यान की ताकत के बराबर है। वास्तव में उनमें से एक भी साधारण चरित्र नहीं है। इस बार शायद उनमें से केवल 3 ही प्रतियोगिता में रह सकते हैं। अन्य कुछ हद तक बदकिस्मत हैं। यहाँ तक अगर वे पोवांग दायरे के 8वें स्वर्ग में प्रवेश करते हैं तो वे निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि वे बुरी तरह विफल नहीं होंगे। किसी ने आह भरी और कहा, जो लोग शीर्ष 1000 में प्रवेश कर सकते थे वे बिना किसी अपवाद के पोवांग क्षेत्र के 7वें स्वर्ग के शिखर पर थे। हालांकि जो लोग पोवांग दायरे के 7वें स्वर्ग की पहचान के साथ शीर्ष 1000 में पहुंच सकते थे वे सभी बेहद मजबूत लोग थे। वे मूल रूप से उसी क्षेत्र में अजेय थे और उन्हें अच्छे भाग्य की भी आवश्यकता थी। यदि उन्हें एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ता तो उन्हें सीधे समाप्त किया जा सकता था। यहाँ तक पोवांग क्षेत्र के 8वें स्वर्ग के विशेषज्ञ भी बुरी तरह असफल हो सकते हैं। जब तक उन्होंने पोवांग क्षेत्र के 8वें स्वर्ग के शिखर पर कदम नहीं रखा, तब तक शीर्ष 1000 में लगातार प्रवेश करना और समाप्त नहीं होना संभव था। स्वाभाविक रूप से हर कोई बेहद चिंतित था। उनमें से 30% भी पोवांग क्षेत्र के 8वें स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सके और कुछ ही ऐसे थे जो पहले से ही पोवांग क्षेत्र के 8वें स्वर्ग के शिखर पर थे। फिर भी कई लोगों ने इसे इतने सालों में सबसे मजबूत बताया। अतीत में कुछ लोगों का पोवांग क्षेत्र के 8वें स्वर्ग में प्रवेश करना पहले से ही बुरा नहीं था। यही अंतराल था, लेकिन फिर भी यह बेकार था। जिन लोगों को हटाया जाना चाहिए था वे अब भी हटा दिए जाएंगे और यदि वे दुर्भाग्यशाली भी हों तो भी उन्हें हटाया जा सकता है। यहाँ प्रतिभाएं सबसे कम मूल्यवान थीं। ऐसे लोग भी थे जो हार मानने को तैयार नहीं थे और एल्डरकोन को खोजने गए। वे प्रतिभाशाली थे और जब तक उनके पास पर्याप्त समय था यह उन लोगों के साथ पकड़ने के लिए पर्याप्त से अधिक था। हालांकि एल्डरकांग ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से कहा, प्रतिभाशाली कौन नहीं है? उद्धरण चिन्ह। आप केवल सफाया उत्पाद हैं। यहाँ तक अगर आप पकड़ लेते हैं तो कौन जानता है कि दूसरों ने किस हद तक सुधार किया है। आप बिल्कुल भी समान स्तर के नहीं हैं। जो लोग पूरे वर्ष शीर्ष 1000 में स्थिर हो सकते थे वे सभी जीनियस थे। अगर कुछ मछलियां भी जाल से फिसल जाती तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी। इस जगह सबसे बेकार चीज जीनियस थी। हालांकि यह कहना नहीं था कि जीनियस घास की तरह थे, लेकिन वास्तव में बहुत अंतर नहीं था। नहीं, वास्तव में कोई और व्यक्ति है। क्या तुम भूल गए? किसी ने अचानक कहा। सब लोग एकाएक चुप हो गए। वे यह भी जानते थे कि जिस व्यक्ति के बारे में वे बात कर रहे थे वह येज़िवेन था। ऐसा लग रहा था जैसे येज़िवेन पिछले 2 सालों में धरती से गायब हो गई हो। वह एक बार भी पेश नहीं हुए थे। सबसे पहले हर कोई उनसे अपनी अजेय शक्ति प्रदर्शित करने की उम्मीद कर रहा था। हालांकि यह अफसोस की बात है कि वह एक बार भी दिखाई नहीं दिया। इससे सभी को निराशा हुई थी। येज़िवेन। भीड़ में नीली आंखों वाले गोल्डन टॉड ने अपनी मुट्ठी बांध ली। जब येज़िवेन का उल्लेख किया गया तो इसने उसे 2 साल पहले की लगभग अपमानजनक विफलता की याद दिला दी। यह कहने का कोई कारण नहीं था कि यह एक अपमानजनक विफलता थी।
ऐसा इसलिए था क्योंकि हर कोई यह जानता था, इसलिए उन्होंने शायद ही कभी ये जीवेन के नाम का उल्लेख किया, उसे भड़काने के डर से। हालांकि मुझे नहीं पता कि पिछले 2 वर्षों में उसने किस हद तक सुधार किया है। भले ही कोई प्रगति न हो, मुझे डर है कि 2 साल पहले अपनी ताकत के साथ, मुझे डर है कि वह शीर्ष 200 में प्रवेश करने में सक्षम है। किसी ने कहा। इस कथन को सभी ने मान्यता दी थी। यहाँ तक उनके जैसा अभिमानी व्यक्ति भी ऐसे बिजलीघर की निंदा यूं ही नहीं करेगा। ऐसा लगता था कि येज़िवेन की ताकत उनके स्तर को पार कर गई थी। वास्तव में उनके पास उसकी ओर देखने की योग्यता भी नहीं थी। हालांकि वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि वे 2 साल पहले येज़िवेन के स्तर तक नहीं पहुंच सकते थे। 2 साल पहले वह याओ शेंगियान को हराने के लिए पहले से ही काफी मजबूत था। तो 2 साल बाद वह कितना मजबूत होगा? क्या वह पोवांग दायरे के 9वें स्तर में प्रवेश कर सकता था? किसी ने साहसपूर्वक अनुमान लगाया। मुझे ऐसा नहीं लगता। वह इतना तेज कैसे हो सकता है? येज़िवेन केवल कुछ साल का था, लेकिन उसके पास पहले से ही पोवांग दायरे के 8वें स्तर को हराने की ताकत थी। यदि वह और आगे बढ़ता तो वह कितना शक्तिशाली होता। इसके अलावा इतना तेज होना असंभव था। हालांकि यह केवल एक स्तर था, हर कोई जानता था कि यह एक स्तर अंतर की दुनिया थी। इसने तीसरे डिवीजन के ऊपरी और मध्य स्तरों को सीधे अलग कर दिया। पोवांग दायरे के 9वें स्वर्ग में कदम रखने का मतलब था कि कोई तीसरे डिवीजन के ऊपरी स्तरों में कदम रखने में सक्षम होगा। किसी को पता होना चाहिए कि 3rd डिवीजन के शीर्ष 100 लोग पोवांग दायरे के 9वें स्वर्ग में थे। अगर इसकी खबर फैली तो कई दुनिया को झटका देने के लिए काफी होगी। रहस्यमय दुनिया में भी दिव्य संघ के नेता के अलावा केवल दाई जिबाई ही पोवांग क्षेत्र के 9वें स्तर पर थी। ईश्वर परिवर्तन रसातल में अकेले तीसरे जिले में पोवांग दायरे के 9वें स्तर पर सैकड़ों लोग थे, और यह कई अयोग्य लोगों को खत्म करने के बाद था। बहुत से लोग जो एक निश्चित आयु तक पहुंच चुके थे, सभी को हटा दिया गया था। यह इतना आसान था। कोई कल्पना कर सकता है कि पोवांग दायरे के 9वें स्वर्ग तक पहुंचना कितना मुश्किल था। क्या अधिक है, वह अभी भी पोवांग क्षेत्र के 6ठे स्वर्ग में था। लड़ाकू शक्ति के मामले में पोवांग दायरे के 9वें स्वर्ग तक पहुंचने के लिए कठिनाई 8वें स्वर्ग से 9वें स्वर्ग पोवांग क्षेत्र तक पहुंचने की तुलना में 10 गुना अधिक कठिन होगी। हालांकि जब सभी ने फिर से इसके बारे में सोचा तो उन्होंने महसूस किया कि येज़िवेन के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। शायद जब सभी को लगा कि यह असंभव है तो उन्होंने इसे कर दिखाया। शुरुआती झटकों के बाद हर कोई चुपके से अपने दिल में तुलना करने लगा। डीओ को साबित करने का मार्ग लंबा और कठिन था। अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, यह अभी तक पूरा नहीं हुआ था। जिसकी आखिरी हंसी होगी वही सबसे अच्छी हंसी होगी। अचानक जैसे ही हर कोई चर्चा कर रहा था, शून्य क्षेत्र में धीरे धीरे एक आकृति दिखाई दी। सबकी निगाहें उस पर टिकी थीं। ये जीवेन के अलावा और कौन हो सकता है? 2 साल बाद येज़िवेन का आभामंडल और भी संयमित हो गया था। वह और भी रहस्यमय लग रहा था। यह येज़िवेन है, यह वास्तव में येज़िवेन है। यह सही है, यह वास्तव में वह है। कुछ वर्षों तक उसे न देखने के बाद ऐसा लगता है कि वह और भी मजबूत हो गया है। मैं अब उसके आर पार नहीं देख सकता। इस समय येज़िवेन ने सभी को यह एहसास कराया कि वह एक अथाह समुद्र की तरह है। यदि वे पहले इसका कुछ भाग देख सकते थे तो वे इसे अब बिल्कुल नहीं देख सकते थे। अंत में वे यह नहीं देख पाए कि वह कितना अथाह था। हालांकि अतीत में भी उन्होंने कभी भी येज़िवेन के असली स्तर को स्पष्ट रूप से नहीं देखा था। येज़िवेन ने इधर उधर देखा और महसूस किया कि उसने 2 साल से एक दूसरे को नहीं देखा है। इन लोगों में बंदर ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिससे वह परिचित था। हालांकि बंदर उसके चलने से पहले ही चल चुका था। आखिरकार आप एकांतवास से बाहर आ गए। मैंने सुना है कि आप पिछले 2 सालों से एकांतवास में हैं। अब जब आप बाहर आ गए हैं तो आपको बहुत कुछ मिल गया होगा। चलो मुँह मारने का मौका ढूंढते हैं। बंदर ने अपने हाथों को रगड़ा और मुस्कुराया। ठीक है, येज़िवेन ने कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको मेरे ब्लड जेल से वापस आने का इंतजार करना होगा। बंदर का चेहरा थोड़ा अकड़ गया, लेकिन उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। येज़िवेन के साथ हुई घटना के बाद वे दूसरों को मारने की पाबंदियों को कैसे नहीं समझ पाए। विशेष रूप से ब्लड प्रिजन की उत्तरजीविता दर और भी अधिक चौंकाने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि जीवित रहने की दर वास्तव में बहुत कम नहीं थी, कम से कम 30%। हालांकि वास्तव में जिन्हें रक्त कारागार में फेंक दिया गया था वे सभी शीर्ष प्रतिभाशाली थे। इन लोगों की जीवित रहने की दर केवल 30% से कम थी। यदि यह एक सामान्य व्यक्ति होते तो वे प्रवेश करने के बाद मूल रूप से मर जाते। हे, ब्लड प्रिजन काफी दिलचस्प है। समय आने पर मैं अंदर जाऊंगा और खेलूंगा। बंदर ने अपनी मुस्कान को रोकते हुए कहा, मैं तुमसे ज्यादा हार नहीं सकता। मैं तुम्हें अभी नहीं हरा सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें भविष्य में हरा नहीं पाऊंगा। 3-आइड हेवनली मन की रेस के एक शीर्ष प्रतिभा के रूप में उन्हें विश्वास था कि वह किसी से नहीं हारेंगे।
वास्तव में वह सही था। केवल 2 वर्षों में वह पहले ही मध्य श्रेणी में आ गया था। इस दर से उसे शीर्ष 100 में जगह बनाने में कुछ वर्ष से अधिक का समय नहीं लगेगा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि शीर्ष 100 शीर्ष 10 जितना अच्छा नहीं था, यह पहले से ही बहुत दुर्लभ था। आखिरकार जो उनके द्वारा पराजित हुए, यहाँ तक वे जो शीर्ष 1000 से हटा दिए गए थे, वे सभी अपनी अपनी दुनिया के अधिपति थे। ऐसा करने में सक्षम होने के लिए उन्होंने अनगिनत शत्रुओं को हराया था। इसलिए हर बार जब उन्होंने किसी को समाप्त किया तो यह सैकड़ों लाखों या यहाँ तक अरबों प्राणियों को नष्ट करने जैसा था जो एक ही समय में उनके द्वारा पराजित किए गए थे। इस तरह की भयानक उन्मूलन दर का मतलब था कि शीर्ष 100 में भी असाधारण स्थिति होगी। हालांकि यह स्पष्ट था कि बंदर निश्चित रूप से केवल शीर्ष 100 पर ही अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करेगा। हा, फिर समय आने पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, ये ज़िवेन ने स्पष्ट मुस्कान के साथ कहा। हालांकि वह बंदर के साथ ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन वह वास्तव में उसे पसंद करता था और उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था। लेकिन आपको सावधान रहना होगा। मैंने सुना है कि याओ शेंगकिंग ने आपको रोकने के लिए पहले ही लोगों को ब्लड जेल भेज दिया है। वह व्यक्तिगत रूप से भी कार्रवाई कर सकता है, बंदर ने याद दिलाया। रक्त कारागार बहुत बड़ा और अराजक था। मृत्यु दर 70% जितनी अधिक थी, जिसने इसे खूनी नरक बना दिया। वहां लोगों का मरना सामान्य बात थी। यदि वह वास्तव में कुछ करना चाहता है तो ब्लड प्रिजन बहुत उपयुक्त होगा। चिंता मत करो, ये शिवेन ने सुना, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया। रक्त कारागार किस प्रकार का स्थान था? याओ शेंगकिंग यहाँ प्रवेश करने के बाद खुद की देखभाल भी नहीं कर सके। उसके पास एक शिवेन के साथ परेशानी देखने का समय कैसे होगा? यहाँ तक अगर याओ शेंगकिंग वास्तव में एक शिवेन के साथ परेशानी की तलाश करना चाहता था तो उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि एक शिवेन उसे ढूंढ नहीं पाता। ये ज़िवेन, जैसे ही वे बोलने वाले थे, नीली आंखों वाला गोल्डन आइड टॉड ऊपर चला गया। फिर ये ज़िवेन को देखा और कहा, पिछली बार मैं 268वें स्थान पर था। आप केवल मुझसे मजबूत हो सकते हैं, मुझसे कमजोर नहीं। आपके पास सावधान रहने के लिए इससे पहले इसे समाप्त न करें, वरना मैं खुद को यकीन नहीं दिला पाता कि मैं तुमसे हार गया। ये ज़िवेन ने नीली आंखों वाले गोल्डन आइड टॉड को कुछ देर तक देखा, फिर अचानक मुस्कुराए और कहा, इस बार मैं तुम्हें अपनी ताकत देखने दूंगी। मात्र 268वीं रैंक मुझे बिल्कुल नहीं रोक सकती। उन्होंने पाया कि नीली आंखों वाला गोल्डन आइड टॉड 2 साल के संचय के बाद काफी शांत हो गया था। जब वे पहली बार मिले थे तो निस्संदेह यह अहंकार से कहीं अधिक स्थिर था। शायद यह इसलिए था क्योंकि उसने बहुत सारे अनाड़ी देखे थे और समझ गया था कि एक शिवेन कुछ भी नहीं था। शायद यह इसलिए था क्योंकि एक शिवेन ने पहले भी उसे बुरी तरह पीटा था। संक्षेप में, यह एक अद्भुत परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। इसके पूरे शरीर का अहंकार भी बहुत थम गया था। इससे एक शिवेन को इसे देखने की इच्छा हुई। यह नीली आंखों वाला गोल्डन आइड टोड, जब तक वह अपनी प्रतिभा के साथ अपने अहंकार को रोक सकता है, तब तक उसके लिए बाहर खड़ा होना मुश्किल नहीं होगा। यहाँ तक इस देवता परिवर्तन रसातल में जहाँ विशेषज्ञ बादलों की तरह असंख्य थे। कुछ वर्षों के बाद इसके शीर्ष 10 में होने की उम्मीद भी हो सकती है। अभिमानी, नीली आंखों वाले गोल्डन आइड टॉड द्वारा इस वाक्य को ठंडेपन से फेंकने के बाद यह मुड़ा और चला गया। मुझे आशा है कि आपने जो कहा वह कर सकते हैं। ये शिवेन मंद मंद मुस्कुराए और कुछ नहीं बोली। ये ज़िवेन, इस बार मुझे देखने दो कि तुम किस स्तर तक पहुंची हो। ईश्वर परिवर्तन रसातल में अनगिनत प्रतिभाएं हैं। हमेशा कोई होगा जो आपको रोक सकता है। मैं हमेशा आपकी ताकत देख पाऊंगा। नीली आंखों वाली सुनहरी आंखों वाले टॉड ने अनिच्छा से कहा। वह अब एक शिवेन की ताकत नहीं देख सकती थी। अगर वे वास्तव में लड़े तो उसे विश्वास नहीं था कि ये एक शिवेन को अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सकता है। अब यह बहुत स्पष्ट था कि ये शायद एक शिवेन का विरोधी नहीं था। इसका एकमात्र उद्देश्य एक शिवेन की असली ताकत को बाहर निकालना था। किसी भी मामले में इसका पीछा करने के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए था। 2 साल, मैं देखता हूं कि इन 2 सालों में आपने किस तरह की प्रगति की है। इस समय नीली आंखों वाला गोल्डन आइड टोड केवल उस व्यक्ति से बहुत दूर था जो एक शिवेन की ताकत पर ध्यान दे रहा था। दूसरे लोग भी ये ज़िवेन की ताकत पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन खुले तौर पर नहीं। हर कोई जानना चाहता था कि इन 2 सालों में उसने कितनी तरक्की की है। हुश हुश हुश। अचानक हवा से कुछ टूटने की आवाज अचानक आसमान से उतरी। करीब 20-30 लोगों का जत्था सामने आया। जैसे ही वे पहुंचे, वे आकाश को ढकते दिख रहे थे। उस विशाल गति ने हवा को भी स्थिर कर दिया। इन लोगों का अपने शरीर की गति को रोकने में जरा भी हार मानने का इरादा नहीं था। नेता एक गंजा आदमी था जिसने एक ढीला लबादा पहन रखा था। उसका चेहरा जख्मों से भरा था। यह ज्ञात नहीं था कि इन निशानों को बनाने के लिए उसे कितनी बार काटा गया था। वह कुछ खूंखार और भयानक लग रहा था। स्कारफेस विंसेंट, बंदर ने इन 4 शब्दों को अपनी आंखों में एक अशुभ चमक के साथ उगल दिया। यहाँ तक उसके दांत भी दिख रहे थे।
तो जिवेन को केवल यह जानने के लिए बंदर की शक्ल देखने की जरूरत थी कि उसे इस गंजे आदमी के हाथों एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा होगा। उसने देखा, निश्चय ही यह गंजा आदमी वास्तव में असाधारण था। उसके पीछे के लोग बिना किसी अपवाद के पोवांग दायरे के 8वें स्तर से ऊपर के सभी अस्तित्व थे। उनमें से लगभग आधे पोवांग क्षेत्र के 8वें स्तर के शिखर पर थे। लेकिन यह गंजा आदमी और भी ज्यादा ताकतवर था। उन्होंने वास्तव में सीधे पोवांग दायरे के 9वें स्तर में प्रवेश किया। हालांकि यह स्पष्ट था कि उसने कुछ समय पहले ही पोवांग क्षेत्र के 9वें स्तर में प्रवेश किया था। यह क्षेत्र अकेला ही मौजूद सभी लोगों को मजबूती से दबाने के लिए पर्याप्त था। कोई आश्चर्य नहीं कि बंदर के हाथों भी नुकसान हुआ। सन चेंगटिन, TSTS, आधे साल पहले की तुलना में ऐसा लगता है कि आपने ज्यादा प्रगति नहीं की है। लेकिन यह अफसोस की बात है कि मैं पहले ही पोवांग दायरे के 9वें स्तर में प्रवेश कर चुका हूं। मैं शीर्ष 100 में भी जगह बना सकता हूं। मुझे क्या करना चाहिए? हमारे बीच की खाई और बड़ी होती जा रही है। गंजे आदमी ने बंदर की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। उसके चेहरे पर निशान उसकी मांसपेशियों के साथ कांपने लगे और भी अधिक क्रूर और भयानक लग रहे थे। इस बार बेहतर होगा कि आप प्रार्थना करें कि आप मुझसे न मिलें, नहीं तो मैं अभी भी आपको वहीं मारूंगा। 3 आंखों वाला स्वर्गीय बंदर, मुझे ऐसा नहीं लगता। यिन और यांग को स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने से आपका क्या मतलब है? यह सब महज अफवाह है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि मैं इस बार तुम्हें ढूंढने नहीं आया हूं। मैं यहां तुम में से एक, जिसे ये जिवेन कहते हैं, ढूंढने आया हूं, है ना? हालांकि इस बार मैं आपकी तलाश नहीं कर रहा हूं। मैं आप में से ये जिवेन नाम के किसी व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं। गंजे आदमी की निगाहें सीधे सभी पर जा टिकीं। जल्द ही उसे वह व्यक्ति मिल गया जिसे वह सबकी निगाहों से ढूंढ रहा था। सभी ने ये शिवेन की तरफ देखा। स्वाभाविक रूप से वे जानते थे कि वह किसे ढूंढ रहा था। ये जिवेन। गंजे आदमी ने अपनी गर्दन झुका ली और फिर उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी अमित्र थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम वही हो जिसने याओ शेंगयान को मारा था, है ना? शाबाश, हे, लेकिन मूल रूप से वह मेरा लक्ष्य था। मुझे उसके हाथों एक बड़ा नुकसान हुआ। अब मैं बदला लेने जा रहा हूं, लेकिन तुम मुझसे एक कदम आगे हो। मुझे बताओ, तुम मुझे मेरे नुकसान की भरपाई कैसे करने जा रहे हो? आपके नुकसान की भरपाई? ये शिवेन हंसे बिना नहीं रह सकी। गंजा आदमी ऐसे बोला जैसे उसने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हो। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? गंजे आदमी ने उपहास किया और कहा, मुझे देखो। क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं? क्या आप जानते हैं कि मैं कब से उसे पीटना चाहता था? 30 साल हो गए हैं और अब आखिरकार मेरे पास यह मौका है। मैंने उससे भी तेज गति से पोवांग क्षेत्र के 9वें स्तर पर कदम रखा, लेकिन वह आपके हाथों मर गया। क्या आप जानते हैं कि जब मैंने खबर सुनी तो मुझे कैसा लगा? उद्धरण चिन्ह। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये जिवेन ने इन शब्दों को ठंडेपन से उगल दिया। उसने गंजे आदमी की बातों को जरा भी दिल पर नहीं लिया। अच्छा, तुम काफी बोल्ड हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने याओ शेंगयान को मारने की हिम्मत की। गंजा आदमी हंसा और बोला, लेकिन चूंकि तुम एहसान की सराहना करना नहीं जानते तो मुझे दोष मत दो। अब जबकि आपका इनाम काफी अधिक है, 1 या 2 से अधिक लोग हैं जो आपको मारना चाहते हैं। तुम्हें मारने के बाद मुझे याओ शेंगकिंग से भी पर्याप्त मुआवजा मिल सकता है। यह सौदा ठीक है। ये जिवेन ने अपना सिर झुकाया और उसकी ओर देखा और कहा, मुझे मारना चाहते हो? ये देखें कि क्या आपके पास यह क्षमता है। अतीत में कई लोगों ने मुझे धमकी दी है, लेकिन उन्हें मरे हुए काफी समय हो गया है। मुझे लगता है कि आप कोई अपवाद नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। हा, तुम सच में अहंकारी हो। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिला हूं जो मुझसे भी अधिक अहंकारी है। गंजे आदमी की आंखें मारने के इरादे से चमक उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? तुम अभी नए आए हो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने सक्षम हो। अब प्रतियोगिता शुरू होने से पहले मुझे तुम्हारी ताकत का परीक्षण करने दो। उसने अपना मुंह खोला और एक लंबी कृपाण उगल दी। उसने अपने हाथ में लंबी कृपाण पकड़ रखी थी और ये शिवेन को बुरी तरह घूर रहा था। आप मुझसे मुकाबला करना चाहते हैं? आप अभी भी इससे बहुत दूर हैं। मेरा यह कृपाण प्राचीन पवन भगवान द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था। यह अजेय है और आकाश को काट सकता है। उसने अपने हाथ में लंबी कृपाण लहराई और हवा तुरंत जम गई। उसने पवन विशेषता की सारी शक्ति को नियंत्रित किया और एक ही वार से देवताओं और राक्षसों को भी भागना पड़ा। पहले मेरा ब्लेड खाओ, मुझे देखने दो कि तुम कितने मजबूत हो। उसने जोर से गर्जना की और धरती को चकनाचूर करने वाले स्लैश के साथ बाहर निकल गया। हवा गरजती और उबलती रही, आकाश को टुकड़ों में काटती रही। यह उनकी भयानक ताकत का प्रत्यक्ष प्रदर्शन था। बंदर ने कृपाण को देखा तो उसके भाव तुरंत गंभीर हो गए। आधे साल पहले की तुलना में गंजे की ताकत थोड़ी सी भी मजबूत नहीं थी। यह ऐसा था जैसे कोई मौलिक परिवर्तन हो गया हो। बूम! लंबी कृपाण जमकर जमीन में धंस गई और 10 किलोमीटर लंबी एक भयानक दरार फट गई।
तू जिवेन निश्चल खड़ा था और कृपाण सीधे उसके बगल में फिसल गई। तेज सूक्ष्म हवा सीधे उसके कपड़ों के खिलाफ चली और फड़फड़ाने की आवाज की। स्लैश छूट गया। सब थोड़े सहमे हुए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि स्लैश छूट गया और वास्तव में सीधे ये शिवेन के बगल में फिसल गया? वे थोड़े हक्का बक्का रह गए। एक महान गुरु के रूप में यह गंजा इतनी बचकानी गलती कैसे कर सकता है? खासतौर पर जो लोग गंजे लेकर आए थे वे इस समय थोड़े से कपकाए हुए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि उन सब ने गलत देखा हो? आप बहुत तेजी से चकमा दिया। गंजा ठंडा मुस्कुराया। उसके चेहरे का निशान एक साथ मुड़ गया और भी भयानक लग रहा था। इस समय हर कोई समझ गया था कि यह गंजे आदमी का स्लैश नहीं था, लेकिन ये जिवेन ने इसे चकमा दे दिया था। यह बस इतना था कि उसकी गति इतनी तेज थी कि हर किसी को भ्रम हो गया था, यह सोचकर कि वह चकमा नहीं खा रहा था और यह कि ब्लेड की सीधे उसके शरीर से टकरा गया था। वास्तव में वह नहीं चूका और जिस स्थान से ब्लेड की गुजरी थी ठीक उसी जगह पर यह जिवेन अभी खड़ी थी। यह इतना तेज कैसे हो सकता है? उस कृपाण में हवा के गुणों के अंतहीन नियम हैं। यह लगभग कहा जा सकता है कि इसने तेज शब्द को पूरी तरह से समझ लिया है, लेकिन वास्तव में वह इसे पूरी तरह से चकमा दे गया। इसके अलावा यह इतना सरल और सहज दिखता है। सभी को भ्रम था, हालांकि वे ये शिवेन की ताकत से ज्यादा हैरान थे। हमले से बचना 1000 गुना या 10,000 गुना ज्यादा मुश्किल था। हालांकि ये शिवेन ने किया था, यह कुछ ऐसा था जो कोई और नहीं कर सकता था। पवन विशेषता की शक्ति अपने आप में एक प्रकार की शक्ति थी जो अत्यंत तीव्र थी। इससे पता चला कि एक शिवेन की गति की तकनीक शायद असाधारण थी। बंदर नहीं बोला। अभी अभी उसने स्पष्ट रूप से एक छोटी सी छाया देखी, लेकिन वह केवल एक झलक थी। यहां तक उनके पास रिएक्ट करने का भी समय नहीं था। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। आप कुछ भी नहीं हैं। यह पता चला है कि यह सब आपके पास है, ये जिवेन ने कहा। कृपाण तकनीकों का इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। गंजे की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने ये जिवेन की ओर ठंडेपन से देखा। तुमने मुझे व्याख्यान देने की हिम्मत की, तो क्या हुआ? तुम मेरे सामने हवा देना चाहते हो? आप अभी भी इससे दूर हैं। अगर यह वास्तव में होता तो तुम 1000 बार मरते। ये जिवेन अपनी उपहास करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। हा, यह वास्तव में मजेदार है। मैं देखना चाहता हूं कि मैं 1000 बार कैसे मरूंगा। गंजा चिल्लाया और उसके हाथ में लंबी कृपाण एक बार फिर से बज उठी। एक सुरीली आवाज थी और एक पल में 1000 फुट कृपाण प्रकाश सीधे उसके हाथ से गिर गया। वो आसमान को चीरता हुआ और अचानक एक शिवेन की ओर गिरा। यह पहले से कुछ तेज थी। सभी कृपाण प्रकाश को लगभग एक पतली रेखा में धकेल दिया गया था। यह पहले से ही इतनी तेज थी कि इसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। एक पल में यह पहले ही सीधे एक शिवेन के सिर पर जा गिरा था। ध्यान से देखो, यहाँ के अलावा तुम्हारे लिए यह जान पाना असंभव है कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी। तू जिवेन चिल्लाया और एक पल में उसने सीधे कृपाण प्रकाश को पकड़ लिया जिसे एक पतली रेखा में धकेल दिया गया था। टकराना, तेज आवाज हुई और पतली रेखा सीधे एक राक्षसी कृपाण प्रकाश में प्रकट हुई। पता चला कि इसे किसी ने पकड़ लिया है। तू जिवेन ने बिना किसी कठिनाई के इस राक्षसी कृपाण प्रकाश को पकड़ लिया। यह कृपाण प्रकाश जिसके बारे में कहा जाता था कि यह दुनिया को नष्ट करने में सक्षम था, ये जिवेन के हाथों में संघर्ष करता रहा, लेकिन यह बेकार था। बूम! ये कृपाण प्रकाश सीधे ये जिवेन के नंगे हाथों से कुचला गया था। टूटे कांच की तरह वह अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया और आकाश में गायब हो गया। ध्यान से देखो, क्या तुमने नहीं कहा कि तुम तेज हो? चलो देखते हैं कि क्या तुम मेरा मुक्का ले सकते हो। ये जिवेन की आवाज बस गिर गई और उसका फिगर गंजे के सामने आ चुका था। गंजे आदमी की आंखें अपनी जेब से लगभग बाहर निकल आई थीं। उसकी गति बहुत तेज थी। अगले सेकंड में वह उस पर टूट पड़ा था। यह ऐसा था जैसे उसने अंतरिक्ष को अलग कर दिया हो। हालांकि उनके पास स्थानिक उतार चढ़ाव नहीं थे जो शून्य को अलग कर सकते थे। नहीं, वह अंतरिक्ष को अलग करने और टेलीपोर्टिंग से भी तेज था। टकराना, उसे पता ही नहीं चला कि कब एक शिवेन की मुट्ठी उसके शरीर में फूट चुकी थी। जब उसके शरीर में भयानक शक्ति का प्रकोप हुआ तो आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसे एक शिवेन ने उड़ा दिया है। यह कैसे संभव है? उसके पास केवल इस वाक्य को चिल्लाने का समय था और उसका पूरा शरीर तुरंत हवा में फट गया। उसके पास प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी समय नहीं था और पूरे शून्य को एक बड़े छेद में विस्फोट कर दिया गया। एक चाल, केवल एक चाल, और यह गति के पहलू में था कि गंजा सबसे अच्छा था। ये जिवेन ने बिना किसी सस्पेंस के उसे हरा दिया था। यहाँ तक अगर कोई नकचढ़ा था और इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था तो इस समय उसके लिए कुछ भी कहना मुश्किल था, क्योंकि वास्तव में उसके पास कुछ भी कहने के लिए चेहरा नहीं था। हफ हफ हफ, गंजे की आकृति फिर से अंतरिक्ष में दिखाई दी और वह लगातार हौंफ रहा था, जैसे कि वह अभी भी सदमे की स्थिति में था। उस समय वह वास्तव में एक शिवेन द्वारा उड़ा दिया गया था।
वह सही था, अगर यह वास्तव में होता तो वह शायद मर चुका होता। उसकी आंखें आश्चर्य और संदेह से भरी थीं। शायद उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक शिवेन उसे जबरदस्ती कोने में धकेल देगा। फिर उन्होंने अंत में प्रतिक्रिया व्यक्त की, यह आपका पहली बार प्रतियोगिता में भाग लेने का है और यह आपका अंतिम भी होगा। कड़ी मेहनत, जब तक तुम खत्म नहीं हो जाते तुम मुझसे जरूर मिलोगे। उस समय मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे क्रोधित करने के परिणाम कितने भयानक हैं। ये ज़िवेन की आंखें लाल थीं। मैं तुम्हें अवश्य मारूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस समय आपको अपने सौभाग्य के लिए आभारी होना चाहिए। कम से कम यहाँ तो नहीं मरोगे, लेकिन रक्त कारागार में तुम अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाओगे। यह आपका पहली बार प्रतियोगिता में भाग लेने का है और यह आपका अंतिम भी होगा। उसने येकशिवेन को अभी बहुत कम आंका था। उसे उम्मीद नहीं थी कि येकशिवेन की गति इतनी तेज होगी। उसे अपनी ताकत दिखाने का मौका भी नहीं मिला और वह मौके पर ही उड़ गया। वह मन ही मन थोड़ा डरा हुआ था। अगर यह हकीकत में होता तो क्या प्रतिक्रिया देने से पहले ही उसे मार नहीं दिया जाता। उसे हत्या करने वाले इस हत्यारे के सामने उसके दिल में अंतहीन आक्रोश ही रह गया था। वह अपने दिल में नफरत निकालने के लिए येकशिवेन को मारने का इंतजार नहीं कर सकता था। रुको जब तक तुम मुझसे मिलने की क्षमता नहीं रखते। येकशिवेन ने उसे उदासीनता से देखा। उसने बिल्कुल परवाह नहीं की। शायद गंजे ने अपनी असली ताकत नहीं दिखाई थी, लेकिन क्या ये ज़िवेन वही नहीं थी? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम में दम है। चल दर, भविष्य में ब्लड प्रिजन में आपका मनोरंजन करने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। गंजे को केवल यही लगा कि उसके आसपास के लोग उसे उपहास की दृष्टि से देख रहे हैं। वह एक क्षण भी अधिक रुकना नहीं चाहता था, इसलिए वह जल्दी से मुड़ गया, चारों ओर और छोड़ दिया। हा, अच्छा किया। यह आदमी अहंकारी और निरंकुश है। मैं लंबे समय से उससे निपटना चाहता था। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि मैं अब पर्याप्त मजबूत नहीं हूं, तो मैं पहले ही उसे मार चुका होता। बंदर ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आसानी से हार मान लेगा। मुझे डर है कि वह वास्तव में उस समय ब्लड जेल में घुस जाएगा। यह बहुत अच्छा है, मैं उसे हकीकत में मार डालूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वह फिर से जीवित हो सकता है। मैंने उसे 2 साल से नहीं देखा है और वह और भी घमंडी है। नीली आंखों वाला गोल्डन टॉड खुद को बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। सभी को नहीं पता था कि क्या कहना है। ऐसा कहा जा सकता है कि ये ज़िवेन अहंकारी थी, लेकिन उसने पोवान की 9वीं परत के मास्टर को एक ही चाल में हरा दिया था। यह कहा जा सकता है कि वह अहंकारी नहीं था, लेकिन उसके शब्द वास्तव में थोड़े अहंकारी थे। उन्होंने उसे 2 साल से नहीं देखा था और ऐसा लगता था कि उसकी ताकत चरम सीमा तक बढ़ गई थी। पोवान क्षेत्र के 9वें स्तर का एक विशेषज्ञ मारा गया। हालांकि यह एक आश्चर्यजनक हमला था, लेकिन उसने ऐसा किया था। 2 साल पहले की तुलना में उनकी ताकत काफी मजबूत थी। कुछ लोगों ने मूल रूप से सोचा था कि उसने पिछले 2 वर्षों में कोई प्रगति नहीं की होगी। अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो यह हास्यास्पद था। वह 2 साल पहले से ही इतना मजबूत था, अब वह कैसे कोई प्रगति नहीं कर सकता था। हालांकि सभी को यह स्वीकार करना पड़ा कि वास्तव में ऐसा करना उनके लिए संभव था। हालांकि उसके दुश्मनों से निपटना आसान नहीं था और उनमें से 2 शीर्ष 10 विशेषज्ञ थे, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ छल किया जाए। अगर कोई उसे धमकाना चाहता है तो उन्हें देखना होगा कि क्या उनमें ऐसा करने की ताकत है। बहुत से लोगों के मन में यह भावना थी कि उन्हें भी रक्त कारागार जाना पड़ सकता है। जब तक वे रह सकते थे वे निश्चित रूप से रक्त कारागार में जाएंगे, अन्यथा उनके और येकशिवेन के बीच की खाई और बड़ी होती चली जाएगी। डांग डांग डांग, घंटियों की तेज आवाज आकाश में गूंजती है, पूरे ईथर विस्तार में गूंजती है। सभी के शरीर पर लगे टोकन से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, जिससे उनके सामने प्रकाश का द्वार बन जाता है। कुछ बार भाग लेने वाले बदमाश इससे अपरिचित नहीं थे। प्रकाश के द्वार के पीछे था सबका विरोधी। दूसरे शब्दों में, उन्हें सीधे प्रतियोगिता के मैदान में पहुंचाया जाएगा। आखिरकार पूरा वर्चुअल दायरे बहुत बड़ा था और जो लोग आभासी दायरे में दिखाई देते थे वे उस क्षेत्र के अनुसार बिखरे हुए थे जहां वे रहते थे। उन्हें आने में काफी समय लगेगा। हालांकि येकशिवेन ने इसमें भाग नहीं लिया था, लेकिन वह इससे अपरिचित नहीं था। उसने एल्डर कोंग से इसके बारे में पहले भी पूछा था। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखें गहरी थीं। ब्लड जेल में जाने से पहले यह आखिरी प्रतियोगिता थी। वह खुद को भी परखना चाहता था। 2 साल के बाद वह देखना चाहता था कि वह किस स्तर पर पहुंच गया है और वह तीसरे डिवीजन में किस स्थान पर पहुंच सकता है। उसने सीधे प्रकाश द्वार में कदम रखा और 1000 मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले एक छोटे से द्वीप पर दिखाई दिया। यह छोटा सा द्वीप उसकी लड़ाई का स्थल होगा। वह स्पष्ट रूप से पहले पहुंचे थे। उनका विरोधी अभी तक नहीं आया था। जब वह अभी भी देख रहा था, उसका प्रतिद्वंद्वी पहले ही आ चुका था। एक आकृति शून्य को तोड़कर प्रवेश कर गई। यह एक युवक था जो मानव से अलग नहीं दिखता था। उसका चेहरा जेड जैसा था और वह असाधारण रूप से सुंदर था।
हालांकि उनकी मुट्ठी थोड़ी अलग थी। वे एक क्रिस्टलीय अवस्था में थे, स्पार्कलिंग और पारभासी। एक नज़र में कोई कह सकता है कि वे असाधारण थे। उस आदमी ने येशिवेन को देखा और भौहें चढ़ा लीं। उसने फिर कहा, तुम मेरे विरोधी नहीं हो, समर्पण करो, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। फिर तुम्हारे पास रोने के लिए भी जगह नहीं होगी। कितना तेज तर्रार! येशिवेन को बोलने का भी मौका नहीं मिला। उसने ऊपर आते ही सरेंडर करने को कहा था। उसका प्रभावशाली ढंग इतना दबंग था कि उसने येशिवेन को बोलने का कोई अवसर नहीं दिया। येशिवेन ने मुड़कर देखा और देखा कि इस युवक में वास्तव में बोलने का आत्मविश्वास था। उनकी खेती पहले से ही पोवान क्षेत्र के 8वें स्तर के चरम पर थी। नीली आंखों वाले गोल्डन टॉड और अन्य लोगों की तुलना में वह जरा सा भी कम नहीं था। येशिवेन ने अनुमान लगाया कि इस तरह की साधना के साथ वह आसानी से शीर्ष 300 में प्रवेश कर सकता है। इस तरह की साधना के साथ वह मूल रूप से पहले कुछ दौरों में किसी भी मजबूत विरोधियों का सामना नहीं करेगा। दुर्भाग्य से बचने के लिए और बहुत मजबूत प्रतिद्वंद्वी द्वारा समाप्त होने के लिए यहाँ प्रतियोगिता का फैसला एक दौर में नहीं किया गया था। इसके बजाय सभी को प्रतिस्पर्धा करनी थी। 10 राउंड के बाद प्रत्येक व्यक्ति के रिकॉर्ड, जीतने का समय, विरोधियों को जीतने आदि के अनुसार अंतिम रैंकिंग निर्धारित की जाएगी। शीर्ष 100 वरीयता प्राप्त प्रतियोगी होंगे। वे शुरुआत में दिखाई नहीं देंगे, लेकिन प्रतियोगियों द्वारा 7 राउंड से अधिक के लिए प्रतिस्पर्धा करने के बाद ही दिखाई देंगे। उनके पिछले 7 राउंड की गणना पूर्ण अंकों के आधार पर की गई थी। हालांकि यह पीछे के लोगों के लिए अनुचित था। इस दुनिया में 100% निष्पक्षता जैसी कोई चीज नहीं थी। जैसा कि शीर्ष 100 प्रतियोगी अग्रिम रूप से उपस्थित हुए, चाहे वे समाप्त हो गए हों या अन्य समाप्त हो गए हों, यह सबसे बड़ा अन्याय था। आपकी ताकत खराब नहीं है। यह अफसोस की बात है कि आप यहां से हटा दिए जा रहे हैं। येशिवेन ने आगे बढ़कर कहा। पहले से समर्पण का कोई संकेत नहीं था। क्या कहा आपने? युवक ने अपनी तलवार जैसी भौहें उठाईं और उसका स्वर अचानक गंभीर हो गया। उसने येशिवेन को कुछ अमित्र दृष्टि से देखा। आप बस थोड़े से पोवान क्षेत्र 7वें स्तर पर हैं। आप अभी भी इस बार एक नवागंतुक हैं। एक नवागंतुक के लिए पोवान क्षेत्र 7वें स्तर की साधना करना पहले से ही बुरा नहीं है। भले ही आप मुझसे हार जाते हैं, फिर भी आपके पास एक मौका बाद में। यदि आप आज्ञाकारी रूप से पीछे हटते हैं तो आप अभी भी चेहरे का निशान बचा सकते हैं, लेकिन अब आपके पास कोई मौका नहीं है, क्योंकि आपने मुझे पूरी तरह से नाराज कर दिया है। बोलते समय उसने तुरंत हमला किया और फिर बाहर निकल गया। उसकी उंगलियों ने सीधे एक अद्भुत तलवार की आभा दिखाई। शक्तिशाली तलवार आभा ने सीधे शून्य को तोड़ दिया, आकाश को 2 हिस्सों में काट दिया। येशिवेन चुपके से हैरान थी। इस ईश्वर परिवर्तन रसातल में वास्तव में अनगिनत दुष्ट थे। 2 साल पहले याओ शेंगयान की तुलना में इस युवक की साधना जरा सी भी खराब नहीं थी। वह पहले से ही पोवांग दायरे के 8वें स्तर के शिखर पर था। पोवांग दायरे के 9वें स्तर में प्रवेश करने के लिए बस थोड़ा सा और। एक बार जब वह सफल हो गया तो वह गंजे बूढ़े व्यक्ति के समान स्तर का हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति यदि बाहरी दुनिया में रखा जाता तो शायद दुनिया में अजेय होता, लेकिन यहाँ यह प्रतियोगिता का केवल पहला मैच था और वह पहले ही ऐसे व्यक्ति से मिल चुका था। हालांकि वह केवल थोड़ा हैरान था। वह फिर से बाहर निकला और उसके कपड़े बेतहाशा लहरा रहे थे। तलवार की आभा सीधे ऊपर चली गई और उसके शरीर में विस्फोट हो गया, लेकिन कोई लहर नहीं थी और यह सीधे उसके शरीर की सतह पर देवत्व द्वारा निगल लिया गया था। क्या यह कैसे संभव है? युवक अचानक चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस तलवार पर उसे पूरा भरोसा था वह उसे चोट भी नहीं पहुंचा सकती। यह उसके द्वारा आसानी से नीचे ले लिए जाने से भी अधिक भयानक था। वह उसे चोट भी नहीं पहुंचा सकता था। वह कैसे खेल सकता था? क्या पागल है? उसका भौतिक शरीर किससे बना था? और इसी समय येशिवेन ने अपनी चाल चली और चिल्लाया, ध्यान से देखो। उसने सीधे हाथ उठाया और अपनी तलवार से विस्फोट कर दिया। तलवार की आभा तलवारबाजी की एक भयानक लंबी नदी में घनीभूत हो गई, शक्तिशाली आकाश से गिरती हुई और अचानक नीचे गिर गई। बूम! भयानक तलवार आभा उसके सीने में जा घुसी और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। उसका पूरा शरीर अचानक खून की धुंध में फट गया। केवल एक चाल के साथ पोवांग क्षेत्र के 8वें स्तर के एक मास्टर को उसके द्वारा उड़ा दिया गया। कोई फर्क नहीं पड़ा। यदि 2 साल पहले उसे इस स्तर के मास्टर से निपटने के लिए मार्शल आर्ट अवतार का उपयोग करने की आवश्यकता थी, तो अब उसे लगभग बिना किसी प्रयास के पूरी तरह से मारने में सक्षम कहा जा सकता है। 2 साल पहले उसके और याओ शेंगयान के बीच की लड़ाई को देखते हुए और वर्तमान स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि वह याओ शेंगयान के समान ताकत वाले इस युवक को आसानी से हराने में सक्षम था। यह देखा जा सकता है कि पिछले कुछ वर्षों में उनकी प्रगति शायद हर किसी की कल्पना से परे थी। लड़ाई के पहले दौर को आसानी से समाप्त करने के बाद येशिवेन सीधे अखाड़े से बाहर चली गईं। इस समय अखाड़े में केवल येशिवेन था और इस समय कोई भी बाहर नहीं आ रहा था।
वह थोड़ा हैरान हुआ और नीली आंखों वाला गोल्डन टॉड निकला जो बंदर से पहले निकला था। नीली आंखों वाले गोल्डन टॉड ने ये ज़िवेन को देखा और थोड़ा हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये ज़िवेन इतनी तेज होगी। मुमकिन है उसे कुछ कमजोर कूड़ेदान का भी सामना करना पड़ा हो। लेकिन इसके बारे में सोचते हुए ये ज़िवेन की ताकत के साथ ऐसी परिस्थितियों में कि शीर्ष 100 वरीयता प्राप्त खिलाड़ी दिखाई नहीं दे रहे थे, यह संभावना नहीं थी कि उन्हें पहले कुछ राउंड में कोई परेशानी होगी। लेकिन इस बार वह आसानी से जीत भी गई, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोली। इसके बाद बंदर और तलवार वाला युवक भी निकल आया और फिर एक के बाद एक कई नवागंतुक निकले। हालांकि उनमें से कुछ के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी तो कुछ बेहद अकेले नजर आ रहे थे। जाहिर है वे हार गए थे। चूंकि यह शून्य में था, भौतिक शरीर शून्य के नियमों द्वारा संघनित था, इसलिए निरंतर लड़ाइयों की समस्या के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए एक बार जब सभी लड़ने लगे तो वे अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए एक बार जब वे यहाँ हार गए तो वे कुछ नहीं कह सके। लानत है, इस बार मैं वास्तव में उस सन की जून डिंगटियन से मिला था। यह फिर से वही है। मैंने सुना है कि वह हमसे कुछ साल पहले ही आया था, लेकिन उसकी ताकत ऐसी नहीं है जिसकी हम तुलना कर सकें। यह सही है, यह वह है। मेरे पास कुछ कहने का समय भी नहीं था। उसने मुझे एक चाल में मार डाला। धिक्कार है, मैं पहले दौर में ऐसे परेशान आदमी से मिला। मैंने सुना है कि पिछली बार वह लगभग शीर्ष 100 में पहुंच गया था और वरीयता प्राप्त खिलाड़ी बन गया था। मुझे डर है कि वह इस बार और भी मजबूत है। ये ज़िवेन, जो मूल रूप से इत्मीनान से थे, जब उन्होंने जून डिंगटियन का नाम सुना तो अचानक उनकी आंखों में एक भयंकर रूप आ गया। जून डिंगटियन, वह लंबे समय से उसकी तलाश कर रहा था। इससे पहले वह यंग मास्टर घोस्ट फॉर्चून और यंग मास्टर सेलेस्टियल फॉक्स हुआ मैनधान को गंभीर रूप से घायल करने के लिए सेना में शामिल हुए थे। उसने इसको तय नहीं किया था, लेकिन जून डिंगटियन गायब हो गया था। अब यंग मास्टर घोस्ट फॉर्चून और यंग मास्टर सेलेस्टियल फॉक्स की मृत्यु के साथ केवल जून डिंगटियन जीवित थे। धैर्य रखने वालों को स्वर्ग ने निराश नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि जून डिंगटियन भी देवता रसातल में थे। चूंकि वह अभी भी देवत्व रसातल में था, यह ठीक था। जल्दी या बाद में वे मिलेंगे और दोनों पक्षों को लड़ने का अवसर मिलेगा। जून डिंगटियन द्वारा मारा गया नवागंतुक भी कमजोर नहीं था। वह पहले ही पोवांग दायरे के 8वें स्तर में प्रवेश कर चुका था, लेकिन वह अभी भी जून डिंगटियन द्वारा मारा गया था। ये ज़िवेन ने चुपके से महसूस किया कि यह अफसोस की बात है। वह जून डिंगटियन की ताकत का पता लगाने से पहले ही मारा गया। यह वास्तव में अफसोस की बात थी। अपने आप को जानो और अपने शत्रु को जानो और तुम हमेशा विजयी रहोगे। वह यह भी जानना चाहता था कि इतने वर्षों के बाद जून डिंगटियन में कितना सुधार हुआ था। जून डिंगटियन, तुम्हारा सिर लेने के लिए मेरी प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा करते हुए प्रतियोगिता का दूसरा दौर शुरू हो चुका था। पहले राउंड में प्रतिद्वंद्वी की तुलना में दूसरे राउंड में प्रतिद्वंद्वी कमजोर था, लेकिन वह मानव के रूप में नहीं बल्कि एक फ्लड ड्रैगन के रूप में था। यह बहुत शक्तिशाली था, असली ड्रैगन में बदलने से बस थोड़ा ही दूर था। ये ज़िवेन को थोड़ा अजीब लगा। किसी को पता होना चाहिए कि बाढ़ के ड्रैगन को अन्य जगहों पर क्रूर जानवरों के रूप में माना जाता था और उन्हें मानव रूप में अद्वितीय प्रतिभाओं के रूप में माना जाता था। लेकिन देवता परिवर्तन रसातल जैसी जगह में असली ड्रैगन कुछ भी नहीं थे। केवल बाढ़ वाले ड्रैगन की तो बात ही छोड़ दें। यह फ्लड ड्रैगन सरल नहीं था। मुझे तुम्हें एक काटने में निगलने दो। फ्लड ड्रैगन ने आसमान की ओर देखा और एक लंबी गर्जना छोड़ी। उनके चेहरे पर खुशी का भाव था। वे दोनों पोवांग क्षेत्र के 7वें स्वर्ग में थे और वह पहले ही पोवांग क्षेत्र के 7वें स्वर्ग के शिखर पर पहुंच चुके थे। यह इस धोखेबाज से बहुत बेहतर था जिसने अभी अभी पोवांग क्षेत्र के 7वें स्वर्ग में प्रवेश किया था। हालांकि वह नहीं जानता था कि इस समय ऐसा बदमाश कैसे बच सकता है, लेकिन उसे एक और राउंड जीतने देने से अंत में समाप्त होने का जोखिम कम हो जाएगा। अचानक एक भयानक गर्जना के साथ इस बार ड्रैगन के शरीर ने अचानक सभी दिशाओं में ड्रैगन युवान को पागलपन से उड़ा दिया। एक पल में एक विशाल गति दिखाई दी, अचानक पूरे युद्ध क्षेत्र को भरते हुए एक अद्वितीय विस्मय प्रेरणादायक गति को छोड़ दिया। वह असली ड्रैगन में बदलने से बस थोड़ा ही दूर था। उसके पूरे शरीर का रक्त लगभग शुद्ध हो चुका था और उसमें और एक साधारण असली अजगर में कोई अंतर नहीं था। इस समय वह पूरी तरह से एक असली अजगर की शक्तिशाली आभा को धारण कर चुका था। शक्ति बहुत महान थी। हम्फ, यह फ्लड ड्रैगन ठंड से सूंघने लगा और अगले ही पल ये ज़िवेन के पीछे आ चुका था। इसने बिना किसी बाधा के सीधे मौके पर ही जगह बना ली और इसकी गति भी अद्भुत थी। फिर उसने देखा कि उसका रक्तरंजित मुंह खुल गया है और उसमें से अनगिनत तरंगें निकली हैं और फिर एक भयानक ऊर्जा उन्माद में बदल गई जो सीधे बाहर निकल रही थी। ये ज़िवेन की पीठ की ओर फैल रही थी। टकराना। ये ज़िवेन ने अपना हाथ बढ़ाया और सीधे प्रकाश के इस द्रव्यमान को टुकड़ों में तोड़ दिया। आप मेरे विरोधी नहीं हैं, हार मानने में कोई बुराई नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि मैं आत्मसमर्पण कर दूं तुम्हारे सपनों में?
बार ड्रैगन गुस्से से दहाड़ा। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि एक शिवेन ने आसानी से उसके हमले को तोड़ दिया था। उसमें केवल क्रोध ही शेष रह गया था। उसके सामने जो इंसान था वह नहीं जानता था कि उसके लिए क्या अच्छा है। पोवान क्षेत्र के 7वें स्तर का एक प्रारंभिक चरण वास्तव में उसे चुनौती देने का साहस करता है। पोवान क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर पर एक अस्तित्व। क्या वह घोड़े के आगे गाड़ी नहीं लगा रहा था? उसके पूरे शरीर में ड्रैगन युवान कांप रहा था। असंख्य शक्तियां केंद्र की ओर संघनित हो रही थीं। बिना किसी अतिरिक्त हलचल के उन्होंने अनगिनत मार्शल आर्ट अंतर्दृष्टि को इस राक्षसी बल में संघनित किया और इसे नष्ट कर दिया। उस भयानक दृश्य ने एक अतुलनीय शक्तिशाली छवि बनाई जिसने सीधे एक शिवेन को दबा दिया। जिद्दी मूर्ख, ये जिवेन ने उपहास किया। उसने एक हाथ बढ़ाया और सीधे एक सील को संघनित किया जिसने सीधे मौके पर ऊर्जा को दबा दिया। ऐसा लगता था कि अंतहीन ऊर्जा बंद हो गई है। फिर पूरी सील तब तक फैलती रही जब तक कि उसने फ्लड ड्रैगन को अपने भीतर बंद नहीं कर लिया। ड्रैगन लॉक तकनीक ने फ्लड ड्रैगन को एक ही चाल में बंद कर दिया था। बूम! इसके बाद पूरी सील को तोड़ दिया गया। देखते ही देखते वह मौके पर ही चकनाचूर हो गया। बार ड्रैगन चिल्लाया क्योंकि उसे कुचलकर मार डाला गया था। ये जिवेन ने आसानी से दूसरा राउंड जीत लिया और तुरंत अखाड़ा छोड़ दिया। वह सबसे पहले बाहर आया था। चाहे वह पोवान क्षेत्र का 7वां स्तर हो या 8वां स्तर, वे उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकते थे। जब वह बाहर आया तब भी कोई नहीं था। कुछ देर बाद एक के बाद एक नए लोग बाहर आए। कुछ बदसूरत लग रहे थे, कुछ खुश थे। जीत और हार थी, लेकिन सामान्य तौर पर सफलताओं की तुलना में अधिक असफलताएं थीं। सभी ने देखा कि एक शिवेन वास्तव में जल्दी ही फिर से प्रकट हो गए थे। इस समय वे पहले से ही इसके अभ्यस्त थे। इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। एक शिवेन की अद्भुत ताकत के साथ यह अजीब होगा अगर वह अपने प्रतिद्वंद्वी को आसानी से नहीं हरा सके। यह लड़ाई जाहिर तौर पर पहले की तुलना में काफी लंबी थी। जाहिर है अभी भी लोग लड़ रहे थे। जल्द ही तीसरा दौर शुरू हुआ। इस बार ये जिवेन का प्रतिद्वंद्वी पोवान क्षेत्र का सामान्य 8वां स्तर था। इसे सामान्य माना गया, हालांकि उन्हें पहले दौर में पोवान क्षेत्र के 8वें स्तर के शिखर का सामना करना पड़ा जो थोड़ा असामान्य था। यह उसका दुर्भाग्य होना चाहिए था, लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी ने उसे आसानी से कुचल दिया। यह अज्ञात था कि कौन अशुभ था। तीसरे दौर को भी एक चाल से आसानी से सुलझा लिया गया। हालांकि वे सभी किंवदंतियां थीं और क्षेत्र समान था, ताकत में अंतर बहुत बड़ा था। जब तीसरे दौर की बात आई तो भीड़ के बीच और भी अधिक असफलताएं थीं। उनके सामने आने वाले विरोधी भी मजबूत हो रहे थे। इसके बाद तीसरा, चौथा और 5वां राउंड आया। उन्होंने आसानी से सभी को पास कर लिया। हालांकि ये जिवेन के विरोधी भी मजबूत हो रहे थे। 5वें दौर में पोवान क्षेत्र का 1 और 8वां स्तर था। वह पोवान क्षेत्र के 9वें स्तर में प्रवेश करने से केवल आधा कदम दूर था। यहाँ तक कुछ तुरुप के पत्ते भी थे जो पोवान क्षेत्र के 9वें स्तर के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। हालांकि वे उनके विरोधी नहीं थे और उनसे आसानी से हार गए थे। छठे राउंड में ये जिवेन के विरोधी भी मजबूत हो रहे थे। सामान्यतया उन्होंने जिन विरोधियों का सामना किया वे भी पिछले रिकॉर्ड से संबंधित थे। मूल रूप से वह जितनी बार जीतता है वह उतने ही मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना करता है। यदि वह सभी तरह से जीत जाता तो उसके द्वारा सामना किए गए सभी विरोधियों ने भी सभी तरह से जीत हासिल कर ली होती और उनमें से कोई भी कमजोर नहीं होता। जहां तक जिवेन द्वारा सेकेंडों में मारे जाने की बात है तो इसका श्रेय केवल उनके दुर्भाग्य को दिया जा सकता है। उन्होंने एक शिवेन जैसी छिपी हुई असामान्यता का सामना किया था। पिछले 5 राउंड की तुलना में छठा राउंड वह मुकाबला था जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। ऐसा इसलिए था क्योंकि 7वें राउंड में लंबे समय से छिपे हुए वरीयता प्राप्त प्रतिभागी सभी लड़ने के लिए बाहर आएंगे और उनके विरोधी वे विरोधी होंगे जिन्होंने सभी 6 राउंड जीते थे। दूसरे शब्दों में सभी छठे दौर में जीत हासिल करने वाले प्रतियोगी वास्तव में 20 खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के योग्य थे। वे या तो पोवांग दायरे के 9वें स्तर पर थे या उनके पास ये जिवेन जैसे पोवांग दायरे के 9वें स्तर के साथ प्रतिस्पर्धा करने का साधन था। इस दौर की शुरुआत से इसे व्यस्त निकायों द्वारा सीड मैच कहा जाता था। हालांकि अन्य मैच अभी भी चल रहे थे, लेकिन भीड़ का ध्यान आकर्षित करना असंभव था। केवल वे ही जो छठे दौर में आगे बढ़ सकते थे और पराजित नहीं हो सकते थे, वास्तव में सबका ध्यान आकर्षित कर सकते थे। दूर अंतरिक्ष में सैकड़ों लोग नीचे की लड़ाइयों पर ध्यान दे रहे थे। हो सकता है कि उन्होंने लड़ाई के पहले कुछ दौरों की परवाह नहीं की हो क्योंकि वे लोग उनके विरोधी बनने के योग्य नहीं थे। लेकिन अब छठा दौर अलग था। जो सफल होंगे वे उनके विरोधी बन जाएंगे। अपने आप को जानो और अपने शत्रु को जानो और तुम कभी पराजित नहीं होगे। वे इन चुनौती देने वालों से आगे नहीं निकलना चाहते थे, और इन सैकड़ों लोगों में 10 लोग ऐसे भी थे जो औरों से बिल्कुल अलग थे। वे इन 20 शिष्यों में सबसे मजबूत थे। उनमें से प्रत्येक एक अद्वितीय गुरु था और उनके प्रत्येक कार्य में महान मार्ग की सच्चाई निहित थी।
और इन्हीं लोगों के बीच एक युवक हाथ बांधे खड़ा था और उसकी आंखें ठंडी थीं। वह एक अखाड़े को घूर रहा था और यह वह अखाड़ा था जहां येज़ेबेल थी। उसने अभी अभी पूरी लड़ाई देखी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास वास्तव में कुछ कौशल हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि शेंगयान उसके हाथों मर गया, युवक ने धीरे से कहा। वह और याओ शेंगयान 70% या 80% समान थे। वह याओ शेंगयान के बड़े भाई थे और अब तीसरे जिले याओ शेंग में शीर्ष 10 में से एक हैं। चलो सेना में शामिल हों और उससे छुटकारा पाएं। हम आकस्मिक मुठभेड़ को समान रूप से विभाजित करेंगे। मैं बस चाहता हूं कि वह मर जाए। इस समय उसके बगल में एक और आकृति दिखाई दी। यह एक युवक था जो अपने 20वां दशा में लग रहा था। उन्होंने एक शाही पोशाक पहनी थी और बड़प्पन की हवा निकाली थी। उनकी हर हरकत से बड़प्पन की हवा निकलती थी जो याओ शेंगकिंग के गर्व और अलग स्वभाव के बराबर थी। उससे क्या लालच है? याओ शेंगकिंग को स्थानांतरित नहीं किया गया था। वह येज़ेबेल को मारना चाहता था, लेकिन वह किसी और का हथियार नहीं बनना चाहता था। आप यह नहीं जानते, लेकिन मेरे गुरु टाइगर हेड सेज उनके हाथों मर गए। लेकिन उस समय मैंने उनकी जांच की और पाया कि उन्होंने पौराणिक क्षेत्र में प्रवेश किया था। यह कितना समय हो गया है, यहाँ तक पोवान क्षेत्र के 8वें आसमान को भी उसने आसानी से मार गिराया। इससे पता चलता है कि उनका कोई संयोगवश सामना हुआ होगा। क्या आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है? शाही लबादे में युवक कहने के बिना नहीं रह सका। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि टाइगर हेड सेज जिंग तियानलेई का शिष्य था। हालांकि वह बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहा था, उसे इस तरह की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए केवल अपनी आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा अलग करने की आवश्यकता थी। मूल रूप से जो कोई भी भाग ले सकता है वह स्वाभाविक रूप से भाग लेगा। ठीक है, हम में से प्रत्येक व्यक्ति को रक्त कारागार में भेज देंगे। हमें इस बच्चे को अवश्य ही मार देना चाहिए। अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो मुझे चैन नहीं आएगा, याओ शेंगकिंग ने उदासीनता से कहा। दोनों ने बातचीत के दौरान ही इस मामले को फाइनल कर लिया था। वे दोनों शीर्ष 10 में थे और दाव पुष्टिकरण क्षेत्र से केवल आधा कदम दूर थे। उनमें से किसका अपना गौरव और स्वाभिमान नहीं था? अगर वह ऐसे ही जीतता रहा तो शायद वह मुझसे मिल सके। उस समय मैं उसे बताऊंगा कि मृत्यु से भी बदतर जीवन जीने का क्या मतलब है। मृत्यु उसके लिए एक पुरस्कार है, याओ शेंगकिंग ने उदासीनता से कहा। क्या वह तब तक बना रह सकता है? अब तक अपने दायरे में बने रहना उसके लिए पहले से ही एक चमत्कार है, जिंग तियानली ने उपहास के साथ कहा। दूसरी तरफ हुएन आनू भी येज़ेबेल पर ध्यान दे रहा था और उसने कहा, उसमें कुछ क्षमता है। यह व्यर्थ नहीं है कि भाई यंग तियानजेंग उसके बारे में इतना अधिक सोचते हैं। वह कितनी दूर जा सकता है? खून की जेल में जाने से पहले अपनी पूरी कोशिश करो और सबको अपनी प्रतिभा दिखाओ, नहीं तो वहां चुपचाप मर जाओगे तो अच्छा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। वह अच्छी तरह जानता था कि इस तरह की प्रतियोगिता हर 6 महीने में एक बार होती है। यह बहुत बार बार होता था और किसी को इसकी परवाह नहीं थी। हालांकि शीर्ष पर वास्तविक बड़े शॉट इस मामले पर ध्यान दे रहे थे। येज़ेबेल एक अज्ञात मौत नहीं मरती अगर वह इन बड़े शॉट्स की आंखों में प्रवेश कर पाती। स्वाभाविक रूप से येज़ेबेल को नहीं पता था कि इतने सारे लोग उस पर ध्यान दे रहे थे। वह पहले ही मैदान में आ चुका था। येज़ेबेल, मैं काफी समय से आपका इंतजार कर रहा हूं। छठे राउंड में उनका प्रतिद्वंद्वी वास्तव में गंजा बूढ़ा था। गंजा आदमी एक शिवेन को देखकर मुस्कुराया। गहरी बैठी हुई नफरत से उसकी आंखें झिलमिला उठीं। उसे येज़ेबेल ने उसके छोटे भाई के सामने अपमानित किया था। यह उनके लिए बहुत बड़ा अपमान था। इस अपमान को वह जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। मुझे डर था कि तुम इस कदम तक नहीं पहुंच पाओगे। अब जब तुम इस कदम पर पहुंच गए हो तो अपने आप को भाग्यशाली समझो। हालांकि तुम्हारा सौभाग्य यहीं समाप्त होता है, क्योंकि इस बार तुम्हारा प्रतिद्वंदी मैं हूं। गंजे आदमी ने ठंडेपन से कहा, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें एक मुक्के से कैसे मारा था? यदि आपके पास कोई अंतिम शब्द है तो इसे जल्दी से कहें, अन्यथा बाद में कुछ भी कहने में बहुत देर हो जाएगी। येज़ेबेल उदासीनता से डटे रहे। यहां तक पोवान क्षेत्र के एक शीर्ष गुरु के दमन के सामने भी वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। आप मौत को दावत दे रहे हैं? गंजे आदमी का चेहरा अचानक ठंडा हो गया। मैं पोवान क्षेत्र के 9वें स्तर पर हूं, पौराणिक क्षेत्र का शिखर। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? पहले आपने सिर्फ मेरा फायदा उठाया। इस बार यदि आप चाहते हैं इससे दूर हो जाओ, फिर इसके बारे में सोचो भी मत। उसने अपना मुंह खोला और एक कीमती कृपाणु गल दी। उसने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और अचानक आसपास की हवा भी जम गई। एक रहस्यमय आभा प्रकट करते हुए हवा की विशेषता का नियम उलझाता रहा। इस समय वह अपनी वास्तविक शक्ति का उपयोग करते हुए लगभग पवन देवता के अवतार जैसा था। उसकी तुलना में जब उसने पहले येक्षिवेन के साथ लड़ाई की थी तो उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। दूसरे शब्दों में, वो येक्षिवेन के हमले से दंग रह गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि येक्षिवेन इतना भयंकर होगा, लेकिन इस बार वह अलग था।
उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और ये शिवेन को किसी भी तरह की खामियों का फायदा उठाने का कोई मौका नहीं दिया। स्विश, उसने हवा की विशेषता के सभी नियमों को तोड़ दिया, एक देवता में बदल गया और सीधे बाहर निकल गया। पोवान क्षेत्र या 8वें स्तर के किसी भी मास्टर को मारते हुए उनमें से सभी ने कंपन किया। उसकी भौहों के बीच का स्थान पहले से ही हल्के हरे रंग में बदल गया था, पूरी तरह से हवा की विशेषता के साथ। इस समय वह हवा की विशेषता के कानून का सबसे बड़ा प्रतिनिधि था, जो दुनिया में चलने वाला एक देवता था। यह कृपाण आकाश को नष्ट करने की वास्तविक शक्ति के साथ फूट पड़ा। ये जीवेन, देखते हैं कि तुम इस बार कैसे चकमा देती हो। उसकी आवाज अभी फीकी भी नहीं पड़ी थी कि ब्लेड की रोशनी एक शिवेन के शरीर पर आ चुकी थी। यह टेलीपोर्टेशन जैसा था। ये जीवेन अभी भी पहले ये जीवेन से बहुत दूर थी, लेकिन एक पल में ये जीवेन पूरी तरह से उस पर टूट पड़ी थी। यह एक पल में नीचे उतर गया, उसे चकमा देने का कोई मौका नहीं दिया। जाहिर है इसने काफी कुछ झेला है और पिछली बार से सबक सीखा है। इस समय कई लोग इस मैच को हेय दृष्टि से देख रहे थे। हालांकि एक ही समय में सैकड़ों मैच चल रहे थे, लेकिन यह मैच ऐसा बन गया था जिस पर ये जीवेन के अस्तित्व के कारण अनगिनत लोग सबसे अधिक ध्यान दे रहे थे। विंसेंट की ताकत खराब नहीं है। मैंने सुना है कि वह दशकों से पोवान के 8वें स्तर के शिखर पर अटका हुआ है। यदि वह कोई और सफलता हासिल नहीं करता है तो वह जल्दी समाप्त हो जाएगा। अब ऐसा लगता है कि उसमें अभी भी कुछ क्षमता है। मैंने सुना है कि जब विंसेंट ने पहली बार पोवांग राज्य में प्रवेश किया तो उसे एक देवता की विरासत मिली। वर्षों से उसकी खेती में छलांग और सीमा में सुधार हुआ है। हालांकि उसकी तुलना हमसे नहीं की जा सकती, वह बुरा नहीं है। शायद वह करेगा भविष्य में हमारे समान स्तर पर होने का अवसर है। वह ब्लेड तकनीक पवन देवता से विरासत में मिली है। कहा जाता है कि उसने जो ब्लेड प्राप्त किया है उसमें एक देवता की विरासत है। इसकी शक्ति अनंत है, कोई भी ऐसे ब्लेड को रोक नहीं सकता है। कितनी तेज गति है, वह हम में से कुछ से भी तेज है। हो सकता है कि हम में से कुछ उसके हाथों गिर पड़ें। शीर्ष 100 विशेषज्ञों में से कुछ लोगों के चेहरे बदल गए। वे सभी शीर्ष 100 विशेषज्ञों में सबसे नीचे थे। यदि वे सावधान नहीं होते तो उनके पीछे के लोगों द्वारा उन्हें पलटा जा सकता था। जो लोग शीर्ष पर थे, खासकर शीर्ष 10 में, वे बिल्कुल चिंतित नहीं थे। पर उन्हें इस समस्या की ओर ध्यान देना था। चाहे वह ये जीवेन हो या स्कारफेस विंसेंट, यह संभव था कि वे पलट जाएं। हालांकि जब उन सभी ने सोचा कि ये जीवेन इसे बिल्कुल भी नहीं रोक सकती है, तो बेहद तेज लंबा ब्लेड ये जीवेन के सामने 3 इंच रुक गया, जैसे कि यह किसी चीज से अवरुद्ध हो गया हो। बूम! लंबा ब्लेड एक अदृश्य दीवार से अवरुद्ध लग रहा था। इसने एक राक्षसी हवा की लहर को उड़ा दिया, तुरंत सभी दिशाओं में फैल गया, एक भयानक सदमे की लहर में बदल गया, लेकिन इसे ये जीवेन ने अवरुद्ध कर दिया। इस समय हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि एक शिवेन के सामने एक 5 तत्वों की विशाल श्रृंखला प्रकट हुई थी। यह एक विशाल टर्नटेबल की तरह था और यह धीरे धीरे घूम रहा था, जिससे उसकी ओर आने वाली सभी ब्लेडलाइट अवरुद्ध हो रही थी। यह बेकार है। आप मुझे सिर्फ एक साधारण पंचतत्व महान संरचना के साथ ब्लॉक करना चाहते हैं। इसके बारे में सोचो भी मत। गंजा आदमी दहाड़ता रहा, उसका चेहरा ठंडा था और उसके पूरे शरीर से एक राक्षसी आभा उठी। उसने अपनी शक्ति बढ़ा दी, एक झटके में ये शिवेन के सभी बचावों को तोड़ना चाहता था। ये जीवेन के 5 तत्वों की महान संरचना में वास्तव में टूटी हुई जगह की परतें थीं। दरारें दिखाई दी, जैसे कि यह अगले सेकंड में टूट जाएगी। गंजे आदमी के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट दिखाई दी। अंत में वह अपना बदला ले सकता था। और इस स्थिति में ये जीवेन के शरीर के चारों ओर के 5 तत्वों की शक्ति पागलपन से उसके शरीर की ओर इकट्ठी हो गई और 5 सम्राटों के युद्ध कवच को तुरंत पहन लिया गया। बूम! उसकी आभा तुरंत अधिक अत्याचारी हो गई और अचानक दूसरे स्तर पर चली गई, जैसे कि सबसे आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ हो। फिर उसका एक हाथ अचानक बिजली की तरह तेज हो गया, जिससे जो लोग देख रहे थे उन्हें चक्कर आ रहे थे और उल्टी करने की इच्छा हो रही थी। बूम! उस क्षण उसका बड़ा हाथ मुट्ठी में बंध गया और बढ़ती हुई नश्वर दुनिया को नष्ट कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण क्षण में मानव सिद्धांत मुट्ठी ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया। ये जीवेन एक प्राचीन सम्राट की तरह थे जिनका इस समय पुनर्जन्म हुआ था। बूम! मानव सिद्धांत की मुट्ठी सीधे हजारों फीट लंबे ब्लेड औरस पर फूटी। एक चीख के साथ ब्लेड औरस इंच दर इंच चकनाचूर हो गया, लेकिन भयानक शक्ति सीधे गंजे आदमी के शरीर पर टूटे हुए ब्लेड औरस के साथ फट गई। गंजा आदमी तुरंत एक शिवेन के हमले से घिर गया। हालांकि अधिकांश शक्ति बिखरी हुई ब्लेडलाइट द्वारा अवशोषित कर ली गई थी, फिर भी शेष भाग ने उसे तुरंत गंभीर चोटें पहुंचाईं। उसका पूरा शरीर उल्टा उल्टा हुआ भेजा गया था। वह सिर्फ एक ही चाल में ये जीवेन द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था। यह सिर्फ एक चाल थी, लेकिन वो ब्लेड औरस जो पोवान क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक मास्टर को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम था, ये जीवेन द्वारा पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। गंजा आदमी सीधे जमीन पर गिर गया और एक बड़ी दरार फट गई।
वह कराहता रहा। उसके सीने की हड्डियां गंभीर रूप से घायल हो गई थीं और येशिवेन ने तोड़ दी थी। इस समय उसका चेहरा और भी असामान्य रूप से कुरूप था। आप केवल इस स्तर के साथ मेरे सामने खुद को मूर्ख बनाने का साहस करते हैं। आप केवल इस स्तर के साथ मेरे सामने खुद को मूर्ख बनाने की हिम्मत करते हैं। भगवान की विरासत क्या है? यह सब बकवास है। आपने इतने सालों तक खेती की है, लेकिन आप केवल नए लोगों को धमकाना जानते हैं। इस देवता रसातल में आपने दर्जनों वर्षों तक साधना की है, लेकिन आप एक कुत्ते की तरह रहते हैं। अप्रत्याशित रूप से आप केवल इसी स्तर पर हैं। अगर मैं तुम होते तो मैं पहले ही शर्म के मारे आत्महत्या कर लेता। गंजा आदमी इतना गुस्से में था कि उसने सीधे मुंह से खून उगल दिया और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अभिमानी डीठ, आप वास्तव में अधर्मी हैं, अधर्मी हैं। शीर्ष 100 में लगातार ऐसे लोग थे जिन्होंने फटकार लगाने के लिए मुंह खोला। यह ऐसा था जैसे कि येशिवेन ने उनकी एड़ी में छेद कर दिया हो और वे शोरगुल मचा रहे थे। हालांकि येशिवेन गंजे आदमी के बारे में बात कर रही थी, लेकिन उनके कानों में यह खुद का मजाक बन गया। गंजे आदमी ने दशकों तक खेती की थी, लेकिन वह पोवान क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गया था, इसलिए उसे येशिवेन द्वारा कचरा कहकर फटकार लगाई गई थी। उनके लिए, भले ही वे गंजे आदमी से बेहतर थे, वे भी गंजे आदमी की तरह थे। आज जहां थे, वहां पहुंचने के लिए उनके पास दशकों की साधना थी, साथ ही हजारों साल पहले की कड़ी मेहनत थी। आमतौर पर वे अपनी प्रगति से असंतुष्ट नहीं रहते थे, क्योंकि उनके आसपास के लोग वही थे। अन्य स्थानों के गुरुओं की तुलना में भी उनकी गति बहुत बहुत तेज होनी चाहिए। उनके दिलों में केवल पछतावा था और कुछ नहीं। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, लोगों की लोगों से तुलना करना क्रोध करने वाला होता है, और सामान की तुलना सामान से करने पर आपको उन्हें फेंक देना होता है। उनकी उन्नति के स्तर को बहादुर और उग्र माना जाता था, लेकिन येशिवेन की तुलना में ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। वास्तव में वे कूड़ेदान के समान थे। येशिवेन की तुलना में उनमें और कूड़ेदान में क्या अंतर था? इसलिए भले ही येशिवेन के शब्द उन पर निर्देशित न हो, उन्होंने तुरंत इसे एक संदर्भ के रूप में लिया और येशिवेन के बारे में उनकी छाप तुरंत बहुत खराब हो गई। जो लोग ईर्ष्या को आकर्षित नहीं करते थे वे औसत दर्जे के थे। इसमें कोई शक नहीं था कि येशिवेन अब एक लंबा पेड़ था जो हवा को आकर्षित करता था। मूल रूप से बहुत से लोग उसके प्रति बहुत तिरस्कारपूर्ण थे। अब यह कहने की बात तो दूर है कि उसने इतने अहंकार से बोलने का साहस किया था। गर्जन, गंजा आदमी एक घायल जानवर की तरह गगनभेदी दहाड़ता है। शून्य में एक विशाल उत्परिवर्तित जानवर दिखाई दिया। यह एक उत्परिवर्तित जानवर था जो हवा की विशेषता को नियंत्रित करता था। यह गंजे आदमी द्वारा संघनित पवन विशेषता का अवतार था और यह तुरंत उसके शरीर के साथ विलीन हो गया। लगभग उसी क्षण गंजा आदमी जमीन से उछल पड़ा। येशिवेन, मरो! एक अद्भुत ब्लेड की रोशनी सीधे आसमान से कटी और तुरंत येशिवेन के सामने प्रकट हुई। इसकी गति थोड़ी से अधिक बढ़ गई। मार्शल आर्ट अवतार के साथ एकीकृत होने के बाद गंजे आदमी की ताकत जाहिर तौर पर बहुत अधिक अत्याचारी थी। येशिवेन का रंग नहीं बदला। उसके पीछे शैतान के पंख खुल गए। उसके पैर की उंगलियां जमकर जमीन को छूती हैं और उसकी आकृति सीधे पीछे की ओर झुक जाती है। पलक झपकते ही वह सैकड़ों मील दूर उड़ चुका था। वह सीधे अखाड़े के किनारे पर पीछे हट गया और इस आश्चर्यजनक ब्लेड हमले से बमुश्किल बचा। यह पोवान क्षेत्र 9वें स्तर के एक मास्टर की असली ताकत थी। हा, येशिवेन देखिए, यही मेरी असली ताकत है, भाड़ में जाओ। गंजे आदमी की आंखें पागलपन से चमक उठीं और सीधे उसके ब्लेड से नीचे गिर गईं। बस इतना ही, अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा, तू येशिवेन ने हल्के से कहा और उसके पीछे मार्शल आर्ट अवतार सीधे इसमें एकीकृत हो गया। बूम बूम बूम! उसके शरीर पर प्रभामंडल अचानक गोलों में उठ गया और यह अत्यंत भयानक था। देखो, मैंने कहा, तुम एक मुक्का भी नहीं रोक सकते। टकराना! येशिवेन की मूर्ति की गति अद्वितीय थी। येशिवेन के मुक्के ने उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। नश्वर दुनिया की शक्ति विशाल और शक्तिशाली थी और यह सीधे बह गई। यह हैरान कर देने वाला नजारा था। आकाश 2 हिस्सों में बंट गया और सीधे गंजे आदमी के शरीर पर गिरा। टकराना! गंजा आदमी मौके पर ही चिल्लाया और सीधे मारा गया। येशिवेन, जिसने हाल ही में पोवान क्षेत्र के 9वें स्तर में प्रवेश किया था, अपनी ताकत दिखाने के बाद उसका कोई मुकाबला नहीं था। आसानी से 6 राउंड जीतने के बाद येशिवेन ने राहत की सांस ली। इन 6 लगातार जीत के साथ, भले ही येशिवेन अगला राउंड न जीत पाए, वह बाहर नहीं होगा। आखिरकार, जो लोग बिना किसी अपवाद के इस बिंदु तक पहुंच सकते हैं, उन्हें शीर्ष स्वामी माना जा सकता है और उन्हें आसानी से समाप्त नहीं किया जाएगा। इतना मजबूत मूर्ति तकनीक का यह सेट, क्या यह असुर दानव राजा पुनर्जन्म मूर्ति के 6 पथों का पौराणिक अद्वितीय कौशल है? यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। पवान के स्तर 7 स्वर्ग के रूप में वह इसे इतनी दूर करने में सक्षम था। वह वास्तव में अभूतपूर्व है और ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। याओ शेंगक्विन का चेहरा बदसूरत था, उसकी निगाहें येशिवेन पर टिकी थीं।
पंच की शक्ति अभी सीधे चरम पर पहुंच गई थी और थोड़े समय के लिए भी यह पोवान क्षेत्र के साधारण 9वें स्तर की शक्ति का मुकाबला कर सकती थी। हालांकि यह अभी भी उनका विरोधी नहीं था, फिर भी यह पर्याप्त था। अगर उसे बढ़ने दिया गया तो यह अनिवार्य रूप से एक बड़ी समस्या बन जाएगी। वह मुड़ा, जिंग तियानली की तरफ देखा और कहा, जैसे ही वह अंदर जाए उसके मरने की व्यवस्था करो और मुझे देखने के लिए उसका सिर लाओ। कोई बात नहीं, जिंग तियानली ने धीरे से कहा। उसका चेहरा बहुत अच्छा नहीं था। ये जिवेन जितनी मजबूत थी उसके लिए उतना ही बड़ा खतरा था। वो ये जिवेन को आगे बढ़ते हुए बिल्कुल नहीं देखना चाहते थे। जब तक उसे मारने का कोई उपाय है उसे अवश्य ही उसे मार डालना चाहिए। ये जिवेन के बाहर आने के बाद उसने पाया कि आसपास अभी भी ज्यादा लोग नहीं थे। वह अभी भी बाहर आने वाला पहला व्यक्ति था। काफी देर बाद कई लोग अखाड़े से बाहर निकले। जब उन्होंने ये शिवेन को देखा तो वे थोड़ा दंग रह गए। हर कोई बहुत स्पष्ट था कि ये जिवेन ने लगातार 5 लड़ाइयां जीती थीं। दूसरे शब्दों में, वह जिस प्रतिद्वंद्वी का सामना करने जा रहा था वह भी एक मजबूत गुरु था जिसने लगातार 5 लड़ाइयां जीती थीं। इस तरह का मजबूत गुरु कम से कम पोवान क्षेत्र के 8वें स्तर या यहां तक पोवान क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर था। कठिनाई की कल्पना की जा सकती थी, लेकिन वास्तव में उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को इतनी जल्दी हरा दिया। ऐसा लगता है कि वह नहीं जानता था कि दूसरे पक्ष ने उससे निपटा है। वह केवल अपने दिल में अवाक रह सकता था। नीली आंखों वाली सुनहरी आंखों वाले टॉड ने ये शिवेन की आंखों में एक जटिल नजर डाली। ये जिवेन जितनी मजबूत थी, अपमान को दूर करने की उम्मीद उतनी ही कम थी। हालांकि अब बहुत उम्मीद नहीं थी, निराशा से तो बेहतर था। अगर वह इस राउंड को जीत जाता है तो उसे अगले राउंड में वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर वह 7वां राउंड जीत जाता है तो वह लगभग निश्चित रूप से शीर्ष 100 में होगा। यह सिर्फ रैंकिंग की बात थी। जब सभी ने इस बारे में सोचा तो वे निराश हुए बिना न रह सके। हालांकि उन्होंने अनगिनत बार पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वे हर बार ये शिवेन से पीछे रह गए। 2 साल पहले वह पहले ही सभी से बहुत आगे निकल चुका था और अब उसके लिए अपने पहले प्रयास में शीर्ष 100 में प्रवेश करना भी संभव था। इतनी ताकत के साथ उन्हें देवता परिवर्तन रसातल के तीसरे जिले में कमजोर नहीं माना गया। आपने 6ठा राउंड जीत लिया? बंदर ने पास जाकर पूछा। हाँ, ये शिवेन ने इसे नहीं छुपाया और सीधे सिर हिलाया। अच्छा, तुम सच में बहुत अच्छे हो। हे, अगर तुम एक कदम और आगे बढ़ो तो तुम जून डिंगटियन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हो। पिछले 1000 सालों में तुम्हारे अलावा वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो अपने पहले प्रयास में 7वें चक्कर में पहुंच गया। बंदर ने मुस्कराते हुए कहा। वह और नीली आंखों वाला गोल्डन आइड टॉड भी 5वें दौर में मर गया और असफल रहा 6ठे दौर में पहुंचने के लिए। जिन विरोधियों का उन्होंने सामना किया वे उनसे कहीं अधिक मजबूत थे। यदि आप 7वें और 8वें दौर में प्रवेश कर सकते हैं तो हम भी अपना सिर ऊंचा कर सकते हैं। मैं 7वें दौर को जारी रखने की योजना नहीं बना रहा हूं, ये जिवेन ने हल्के से कहा। क्या? बंदर ने अपनी आंखें खोली और अविश्वास में कहने के अलावा कुछ नहीं कर सका। आप जारी क्यों नहीं रखते? वैसे भी मेरे पास पर्याप्त अंक हैं। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे बाहर नहीं किया जाएगा, ये जिवेन ने हल्के से कहा। इस प्रकार की अर्धवार्षिक प्रतियोगिता में भाग लेना आवश्यक नहीं था। बात बस इतनी थी कि अगर उसने एक बार भी भाग नहीं लिया तो उसकी रैंकिंग स्वाभाविक रूप से 50 स्थानों तक गिर जाएगी। यदि उसने कुछ और बार भाग लिया तो वह स्वाभाविक रूप से शीर्ष 1000 से बाहर हो जाएगा। उस स्थिति में चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उसे बाहर कर दिया जाएगा। कोई और संभावना नहीं थी। बेशक यह केवल शीर्ष स्वामी के पास यह उपचार था। जो लोग नीचे रैंक पर थे उन्हें हर बार प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा, अन्यथा उनकी रैंकिंग गिरती रहेगी और वे स्वाभाविक रूप से प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने की आवश्यकता भी नहीं हो सकती है। बंदर थोड़ा बेबस होकर मुस्कुराया। जिसके बारे में बोलते हुए यह सच था। हालांकि ये शिवेन जैसे लोग दुर्लभ थे जिन्होंने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। फिर भी आपको इतनी आसानी से हार मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आप पहले ही शीर्ष 200 में जगह बना चुके हैं। जब तक आप एक और मैच जीतते हैं आप स्वाभाविक रूप से शीर्ष 100 में प्रवेश कर जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि शीर्ष 200 से प्राप्त अंक शीर्ष 100 से प्राप्त अंकों से पूरी तरह से अलग हैं, बंदर ने कहा। उसके चेहरे पर एक उलझन भरी नजर थी। क्योंकि अब मुझे डर है कि याओ शेंगकिंग और जिंग तियानली मुझसे पूरी तरह से नफरत करते हैं। उन्होंने पहले से ही रक्त कारागार में मुझे रोकने और मारने की तैयारी शुरू कर दी है। मैं उन्हें कैसे तैयारी करने दूं? हो सकता है कि उनके शरीर भी पहले ही ब्लड जेल में जा चुके हों। अगर मैं प्रतियोगिता समाप्त होने तक प्रतीक्षा करती हूं और फिर वहां जाती हूं तो क्या मैं उनके द्वारा रंगे हाथों नहीं पकड़ी जाऊंगी? ये जिवेन ने कहा। चूंकि उसने ऐसा किया था, स्वाभाविक रूप से उसकी अपनी योजनाएं थीं। ये जिवेन ने गणना की थी कि अपनी ताकत से कम बचने में कोई समस्या नहीं होगी यदि केवल याओ शेंगक्विंग और जिंग तियानली हों।
हालांकि उन्हें डर था कि दोनों हाथ मिला लेंगे, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द छोड़ना पड़ा। अगर उसे प्रतियोगिता में भाग लेना होता तो बहुत देर हो चुकी होती। जहां तक की बात है तो उन्होंने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की। यह तब तक ठीक था जब तक कि वह अंत में गिरकर बाहर न हो जाए। अगली बार जब वह फिर से दिखाई देंगे तो उनका लक्ष्य चैंपियनशिप जीतना होगा। वह सभी बेड़ियों को तोड़ देगा, सभी को एक बार में हरा देगा और चैंपियनशिप जीत जाएगा। याओ शेंगटिंग और जिंग तियानलेई की तुलना में उनकी ताकत में अभी भी कुछ कमी थी। हालांकि जब तक वह ब्लेड अवतार को फिर से संघनित करता तब तक सब कुछ अलग होता। उसकी ताकत फिर से बढ़ जाएगी। उस समय यह सब कुछ मिटा देने के लिए पर्याप्त होगा। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। थोड़ी सी अधीरता एक बड़ी योजना को बिगाड़ देगी। 5 साल में मिलते हैं। ये जिवेन ने बंदर पर नजर डाली और धीरे धीरे शून्य में गायब हो गई। क्या ये जिवेन की हार हुई? याओ शेंगटिंग ने अपने प्रतिद्वंद्वी को पहले दौर में ही हरा दिया था। यह पोवान क्षेत्र 9वें स्तर का मास्टर था। हालांकि वह याओ शेंगटिंग का विरोधी बिल्कुल भी नहीं था। वह एक चाल में हार गया था। हालांकि याओ शेंगटिंग ने अभी अभी अपने प्रतिद्वंद्वी को हराया था और इस तरह की खबरें जानने के लिए वापस आया था। ये जिवेन वास्तव में हार गए। उसकी आंखों में अनगिनत ज्ञान चमक उठे। उसने येक शिवेन की सभी योजनाओं का एक पल में पता लगा लिया था। उसने अनुमान लगा लिया था कि येक शिवेन क्या करना चाहती थी। धिक्कार है, वह वास्तव में भाग गया। उसने भविष्यवाणी की होगी कि हम पर घात लगाकर हमला किया गया है, इसलिए वह पहले ब्लड जेल में गया। उसने वास्तव में हमें गार्ड से पकड़ लिया। जिंग तियानलेई भी जल्द ही बाहर आ गया। स्थिति को सुनने के बाद उसे तुरंत येक शिवेन की योजना का पता चल गया। ये दोनों लोग अपने आप में अनुपम प्रतिभा के धनी थे। येक शिवेन की योजना उनसे कैसे छुपी हो सकती है? नहीं, येक शिवेन का उनसे छिपने का इरादा बिल्कुल नहीं था। यह एक समय के अंतर से ज्यादा कुछ नहीं था जब वे गार्ड से पकड़े गए। एक बार जब वह रक्त जेल में भाग जाता है तो रक्त जेल इतना बड़ा हो जाता है। उसे ढूंढना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। इस स्वर्ग पर चढ़ना जितना कठिन है। याओ शेंगटिंग की आंखें झिलमिला उठीं। रक्त कारागार बहुत बड़ा था। एक बार जब ये जिवेन इसमें भाग गया तो यह समुद्र में एक मछली के बराबर था। उसे ढूंढ पाना नामुमकिन था। अब खोने का समय नहीं है। हमें तुरंत ब्लड जेल जाना चाहिए। हम उसे भागने नहीं दे सकते। जिंग तियानली ने कहा, हमें हारना भी चाहिए। हम उसे भागने नहीं दे सकते, नहीं तो उसे दोबारा ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। ये जिवेन का शिकार करने के लिए दोनों ने जल्दी से हार मानने का फैसला किया। अन्यथा येक शिवेन को पकड़ना असंभव होगा। जल्द ही बहुत से लोगों ने एक अजीब दृश्य देखा। याओ शेंगटिंग और जिंग तियानलेई, 2 अद्वितीय मास्टर्स जो शीर्ष 10 में प्रवेश कर सकते थे, वास्तव में हार गए। कई उस्ताद जो उनके करीब थे उन्हें भी उसी समय जब्त कर लिया गया था। लगभग अचानक ही 100 से अधिक लोगों का सफाया कर दिया गया। बहुत से लोग इसके बारे में पतली हवा से बात कर रहे थे। वे अत्यंत उत्साहित थे। जल्द ही उन्हें पता चल गया कि उन्होंने हार क्यों मानी। ऐसा इसलिए था क्योंकि येक शिवेन भी हार गई थी। वे वास्तव में येक शिवेन का शिकार करने गए थे। अचानक कई लोगों को, जो येक शिवेन के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं थे, ऐसा नाम याद आया। हालांकि यह व्यक्ति केवल पोवांग दायरे के 7वें स्तर पर था, लेकिन वह 2 बेमिसाल उस्तादों जिंग तियानली और याओ शेंगटिंग को ये जिवेन का शिकार करने की होड़ को छोड़ सकता था। उसके पास क्या क्षमता थी? यहां तक कि 2 अद्वितीय उस्ताद भी उसके भाग जाने से डरते थे। इन आकाओं की सामूहिक जब्ती के कारण कुछ समय के लिए अखाड़े में काफी अराजकता हो गई थी, क्योंकि ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई थी। रक्त कारागार असीम रक्त लाल था। लाल रंग थोड़ा अजीब और थोड़ा डरावना लग रहा था। एक के बाद एक भयंकर जानवरों की अंतहीन दहाड़ सुनाई दी। ये जिवेन ब्लड जेल के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। गठन धीरे धीरे खुला। इस ब्लड जेल ने अनगिनत अत्याचारी और दुष्ट अस्तित्वों को दबा दिया, इसलिए इसे एक विशेष संरचना के साथ सील करने की आवश्यकता थी। यह है। ये जिवेन के चेहरे पर एक हैरान कर देने वाला भाव देखा। उसकी ओर दौड़ती हुई रक्त आभा ने उसे एक परिचित एहसास दिया। यह स्पष्ट रूप से प्राचीन वीरानी में रक्त की दुनिया है। उसने तुरंत महसूस किया कि इस ब्लड जेल का स्पष्ट रूप से ब्लड वर्ल्ड के समान मूल था। वह गलत नहीं हो सकता। उनके पास हॉट ऑफ द ब्लड वर्ल्ड था। वह रक्त संसार की प्रकृति के बारे में बहुत स्पष्ट था। वह इसे कैसे महसूस नहीं कर सकता था? यह सिर्फ इतना था कि ब्लड जेल की तुलना में ब्लड वर्ल्ड निस्संदेह बहुत निचले स्तर का था। इसकी तुलना ब्लड जेल से नहीं की जा सकती थी। ब्लड प्रिजन एक बहुत ही उच्च स्तरीय दुनिया थी। सभी प्रकार के कानून परिपूर्ण थे। यह बहुत ही आश्चर्यजनक था। यह बस इतना था कि इसे देवता परिवर्तन रसातल के केंद्र के नीचे सील कर दिया गया था। एक अपराधी के रूप में जिसने ब्लड जेल में प्रवेश किया, स्वाभाविक रूप से ये जिवेन के व्यवहार की दूसरों के साथ तुलना नहीं की जा सकती थी। उसे सील कर दिया गया। यह मुहर रक्त कारागार से बाहर निकलने के मंत्रमुग्धता के विरोध में थी।
एक बार जब वह बाहर आना चाहता था तो उसका तुरंत पता लगा लिया जाता था। यह मुहर केवल 5 साल तक चलेगी। 5 साल बाद यह गायब हो जाएगा। यह भी रक्त कारागार में कैदियों को भागने से रोकने का एक तरीका था। इसके अलावा इस मुहर का कोई खास असर नहीं हुआ। बेशक कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने जघन्य अपराध किए थे और उन्हें पकड़कर यहाँ दबा दिया गया था। येशिवेन की तरह 5 साल में उनकी मुहर अपने आप गायब नहीं होगी। येशिवेन ने अनुमान लगाया कि यह संभावना है कि रक्त कारागार अंतरिक्ष का टुकड़ा था जो उस समय रक्त कारागार से बाहर गिर गया था। इसकी बहुत संभावना थी, अन्यथा ये दोनों येशिवेन को यह एहसास नहीं देते कि वे एक ही स्रोत से आए हैं। हालांकि वह नहीं रुका और सीधे ब्लड जेल में घुस गया। थोड़ी देर बाद वह विशाल और अंतहीन रक्त जेल में गायब हो गया। वह पहले ही रक्त जेल में प्रवेश कर चुका है। याओ शेंगकिंग को खबर मिली कि येशिवेन रक्त जेल में प्रवेश कर गया था जब वह रक्त जेल से केवल कुछ लाख मील दूर था। याओ शेंगकिंग का चेहरा बदसूरत हो गया और एक जानलेवा आभा ने उनके चेहरे को भर दिया। वह असामान्य रूप से भयानक और भयानक लग रहा था। सबको बिखेर दो, हमें उसे ढूंढना चाहिए और उसे मार देना चाहिए। हम उसे ऐसे ही बढ़ने नहीं दे सकते, याओ शेंगकिंग ने कहा। उसके बगल में उसके साथ पहुंचे जिंग तियानली के चेहरे पर भी एक बदसूरत अभिव्यक्ति थी। उसने कहा, चलो चलें, हमें उसे जाने नहीं देना चाहिए, नहीं तो कौन जानता है कि 5 साल बाद वह क्या बन जाएगा। की दूरी पर एक रक्त लाल पर्वत श्रृंखला थी। यह अंतहीन था, मानो सब कुछ खून की परत से ढका हो। हर जगह खून का एक बड़ा क्षेत्र था। इस विशाल स्थान में कई शक्तिशाली रक्त बीज दुबके हुए थे। इससे येशिवेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उस समय वापस आ गया था जब उसने अभी अभी ब्लड प्रिजन में प्रवेश किया था। हालांकि दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी, चीजें बदल गई थीं। उसका बल भी पहले से 100 गुना, 1000 गुना अधिक था। हे, एक और विदेशी प्राणी मरने आया है। उसे खाओ, मैं उसे खाना चाहता हूँ। इतनी शक्तिशाली जीवन शक्ति, अगर मैं उसे खा लूँ तो मैं और आगे जा सकता हूँ। जैसे ही येशिवेन ने रक्त कारागार में प्रवेश किया, उसने तुरंत अनगिनत रक्तबीजों की लालची आंखों को आकर्षित किया। यह राक्षसों के बेतहाशा नाचने का दृश्य था। अगर आम लोगों ने देखा तो उन्हें दिल का दौरा पड़ जाएगा। यह बेहद भयानक था। येशिवेन जरा भी नहीं डरी। उसने उपहास किया और कहा, तुम सिर्फ कूड़ेदान हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे चाह सकते हो? उसका विशाल हाथ अचानक शून्य स्थान पर आ गया। असीम शक्ति ने आकाश को अलग कर दिया, शून्य स्थान के एक हिस्से को तुरंत दहा दिया। उसके भीतर सघन रूप से लहूलुहान राक्षस प्रकट हुए। उनमें से हजारों थे और वे असंख्य थे। यह भयानक था। उन सभी को पकड़ो। उसने हजारों रक्त राक्षसों को पकड़ा और उन्हें कुचल दिया। रक्त दानव जो अभी भी येशिवेन के जीवन रक्त का लालच कर रहे थे, उसे तुरंत उसने मौत के घाट उतार दिया। उनमें से कई पौराणिक रक्त दानव थे। येशिवेन की आंखों में कोई अंतर नहीं था। उन सभी को मौत के घाट उतार दिया गया। आकाश में खून की हुई एक लंबी नदी में तब्दील हो गया और सीधे उसके शरीर में डाला गया। वह अचानक हंसी में फूट पड़ा। यह भावना बहुत लापरवाह थी। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, ब्लड प्रिजन वास्तव में ब्लड प्रिजन से संबंधित था। आकाश में रक्तची साधारण नहीं थी। यह सब रक्तसार था और ऐसा लगता था कि यह सामान्य रक्तसार नहीं था। ये रक्त दानव शायद राक्षस थे जो लंबे समय तक रक्तसार से पैदा हुए थे। ब्लड प्रिजन में विधि के अनुसार बड़ी संख्या में रक्त पत्थरों को संघनित किया जा सकता था। हालांकि ब्लड जेल में संघनित ब्लडस्टोन ब्लड जेल में मौजूद ब्लडस्टोन की तुलना में कई गुना अधिक उन्नत थे। इन रक्त राक्षसों को मौके पर ही कुचल दिए जाने के बाद लगभग सभी को पचाया जा सकता था। कोई अन्य खपत बिल्कुल नहीं थी। ये रक्त दानव रक्तसार के साथ पैदा हुए थे। वे अतुलनीय शुद्ध ऊर्जा के साथ पैदा हुए थे। इसके अलावा उन्होंने अपनी खेती के लिए सबसे शुद्ध रक्त रंजित ऊर्जा को भी अवशोषित किया। बहुत अधिक अशुद्धियां नहीं थीं। इन दसियों हजारों रक्त दानवों द्वारा उसके द्वारा खाए जाने और रूपांतरण तकनीक की कला द्वारा सीधे भंग किए जाने के बाद वह महसूस कर सकता था कि उसकी साधना लगभग तुरंत एक स्तर तक बढ़ गई थी। यह उस गति से कहीं अधिक तेज थी जिस गति से उन्होंने आकाश में सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया और इसे साधना में परिवर्तित किया। उसने अभी अभी पोवान क्षेत्र के 7वें स्तर में प्रवेश किया था। यह एक पूल के बराबर था जिसका अभी अभी विस्तार किया गया था। हालांकि इतना पानी नहीं था। कितने भी आए, वह उन्हें अस्वीकार नहीं करेगा। जितना अधिक आया, उतनी ही तेजी से उसकी खेती में सुधार हुआ। वह बस पागलों की तरह हंस रहा था। इस स्थान पर वह जल में मछली के समान था। दूसरों के लिए, भले ही वे वास्तव में इसे अवशोषित कर सकें, वे इसे इतनी पागलपन से अवशोषित नहीं कर पाएंगे। उसके पास नींव के रूप में रूपांतरण तकनीक की कला थी, इसलिए वह जितना चाहे उतना निगल सकता था। जब तक उसका शरीर इसका सामना कर सकता था, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि उनका भौतिक शरीर गिल्डेड अत्याचारी रूप था, जो अतुलनीय रूप से अत्याचारी था। इस समस्या से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं थी।
जब तक वह रक्त रंजित ऊर्जा का उपभोग करना जारी रखता है, तब तक वह पोवांग क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर पर पहुंचने से पहले ही समय की बात होगी। जब तक वह पोवांग दायरे के 7वें स्तर के शिखर पर पहुंचेगा, वह याओ शेंकिंग और अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगा। हालांकि वह चिंतित नहीं था। 5 साल लंबा समय था। उसे अभी भी अपने ब्लेड डाओ अवतार को संघनित करना था। जब वह समय आएगा तो वह अजेय होगा और उन्हें मिनटों में कुचल देगा। उसकी आंखें अतुलनीय रूप से गहरी थीं। थोड़ा इंतजार करिए, अगली बार जब वह प्रकट होंगे तो दुनिया को चौंका देंगे। चाहे वह याओ शेंकिंग हो, जिंग तियानली या दिव्य संघ नेता और अन्य, उसे उन सभी से छुटकारा पाना था। अपनी वर्तमान गति को देखते हुए यदि वह अधिक रक्त पत्थरों को संचित करना चाहता था तो उन्हें जमाने के लिए उसे पूरा दिन बिताना होगा और वह केवल लगभग 100 ही जमा कर पाएगा। हालांकि उसके पास रक्त क्षेत्र हृदय था जो पूरे रक्त क्षेत्र की इच्छा से पैदा हुआ था। हालांकि रक्त क्षेत्र कोर पूरी दुनिया को रक्त जेल में नियंत्रित नहीं कर सका जैसे कि यह रक्त क्षेत्र में हो सकता है, इसके लिए कई और अद्भुत उपयोग थे। अन्य चीजों को एक तरफ रखते हुए उसे केवल यह पता लगाने की कोशिश करने की जरूरत थी कि वह ब्लड रियल्म कोर का उपयोग करके किसी भी समय ब्लडस्टोन्स को स्वचालित रूप से संघनित कर सकता है। वह एक दिन में 1000 ब्लडस्टोन्स को संघनित कर सकता था। यह उनकी अपनी दक्षता का 10 गुना था। इस दक्षता के आधार पर यह केवल कुछ समय पहले की बात होगी जब उसने किसी राष्ट्र को टक्कर देने के लिए पर्याप्त धन अर्जित किया होगा। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि उन्होंने पाया कि रक्त क्षेत्र कोर वास्तव में उन रक्त राक्षसों के रक्तसार को रक्त पत्थरों में बदल सकता है। इस खोज की तुलना में शोधन दक्षता में 10 गुना वृद्धि कुछ भी नहीं थी। क्या वह जितने चाहे उतने ब्लड स्टोन्स को संघनित नहीं कर पाएगा? यह केवल इतना कहा जा सकता है कि वह एक राष्ट्र को टक्कर देने के लिए काफी धनवान था। हालांकि उसे अभी भी अपनी खेती को गति देने के लिए इन रक्त पत्थरों की आवश्यकता थी, फिर भी एक दिन उसका पेट भर जाएगा। जब वह समय आया तो ये रक्त पत्थर बर्बाद हो जाएंगे यदि उसने उनका उपयोग नहीं किया। अब जब उसके पास ब्लड रियल्म कोर था तो वह उन सभी को ब्लड स्टोन्स में बदल सकता था। रक्त क्षेत्र की तरह ही रक्त जेल में रक्त पत्थर एक कठिन मुद्रा थी। अगर वे बिक भी जाते तो भी वे अनमोल होते। ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी की साधना को बढ़ाने के लिए उन्हें सीधे निगला जा सकता था, इसलिए उन्हें बेचने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि वे निश्चित रूप से ईश्वरीय स्रोत की तरह कीमती नहीं हो सकते थे, फिर भी वे रहस्यमय कोर से कहीं अधिक मूल्यवान थे। ये शिवेन ने एक बार फिर मारना शुरू कर दिया। इस बार आसपास के सभी रक्त दानव किस्मत से बाहर थे। वे सभी एक शिवेन द्वारा कुचल दिए गए थे। कुछ प्रयोगों के बाद उन्होंने पाया कि रक्त दानव अपने स्तर के आधार पर विभिन्न रक्त पत्थरों में संघनित हो सकते हैं। मिथक दायरे के नीचे के साधारण रक्त दानव केवल एक रक्त पत्थर में संघनित हो सकते हैं, भले ही उनमें से 100 हों। मिथक दायरे से ऊपर के रक्त दानव एक रक्त पत्थर में संघनित हो सकते हैं। स्तर जितना ऊंचा होगा उतने ही अधिक ब्लड स्टोन संघनित हो सकते हैं। वह हत्या की होड़ में चला गया और 100 मील के दायरे में सभी रक्त राक्षसों को मार डाला। नतीजतन उसके कब्जे में 1000 से अधिक ब्लड स्टोन थे। यह पोवांग दायरे के 9वें स्तर के बराबर था, जो 10 दिनों तक बिना कुछ खाए या पिए एक ब्लड स्टोन को संघनित कर सकता था। हालांकि पोवांग क्षेत्र के विशेषज्ञों के पास हर दिन ब्लड स्टोन्स को संघनित करने का समय नहीं था, इसलिए हालांकि वे पतली हवा से रक्त के पत्थरों को संघनित कर सकते थे, यह एक बड़ा स्रोत नहीं होना चाहिए। एल्डर कांग में आने से पहले उसने जो कुछ सीखा उससे ब्लड जेल में अधिकांश ब्लडस्टोन माइन से आए थे। हालांकि ब्लड जेल में हर जगह ब्लडस्टोन की खदानें बिखरी हुई थीं। वे लंबे समय से ब्लड जेल में प्रमुख बलों द्वारा विभाजित थे। सामान्य लोगों के लिए उन्हें प्राप्त करना असंभव था। केवल ये जिवेन ही थी जिसने ब्लडस्टोन को हृदय के रक्त क्षेत्र से परिष्कृत किया। इसके अलावा ये जिवेन ने यह भी पाया कि हृदय के रक्त क्षेत्र को धारण करना लगभग रक्त जेल के स्वर्गदाव को धारण करने जैसा था। वह आसानी से स्वर्ग और मनुष्य की एकता के क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। उसकी साधना आधी मेहनत से दुगुनी होगी। अगर वह छिपना चाहता था तो कोई उसे ढूंढ नहीं पाता था। इस क्षमता के साथ उन्होंने याओ शेंकिंग और दूसरों की खोज की परवाह नहीं की। अगर उनके पास क्षमता होती तो वे उसे पहले ढूंढ लेते। रक्त क्षेत्र के दिल की क्षमता का उपयोग करते हुए ये जिवेन ने आसानी से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। उनकी संयमित सांस तकनीक का अभ्यास पूर्णता के बिंदु पर किया गया था। हृदय के रक्त क्षेत्र को छिपाने के साथ साथ वह आम लोगों से अलग नहीं दिखता था। यहाँ तक अगर याओ शेंकिंग व्यक्तिगत रूप से उनके सामने चले तो भी उनके लिए उन्हें पहचानना असंभव होगा। ब्लड प्रिजन में यह हर प्रयास में सफल रहा। इस हॉट ऑफ द ब्लड दायरे से वह अगले 5 सालों में बहुत सी परेशानियों से बच सकते थे। वह भविष्य में बहुत सी परेशानियों से भी बच सकता था। रक्त जेल की गहराई में शक्तिशाली राक्षस थे जिन्होंने पहले ही अपने ताव को साबित कर दिया था। उसने खुद को दूसरे व्यक्ति के रूप में छिपाने का फैसला किया था। हालांकि खुद को छिपाने के लिए उसे किसी भी दोष का खुलासा नहीं करना चाहिए।
उनकी मार्शल आर्ट भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने अब किस मार्शल आर्ट का खुलासा नहीं किया, लेकिन ये कोई समस्या नहीं थी। अपनी मौजूदा मार्शल आर्ट उपलब्धियों के साथ वह मिनटों में एक मजबूत मार्शल आर्ट बना सकते थे। यह आम दिनों में लोगों को धोखा देने के लिए काफ़ी था। जब वह सोच ही रहा था तो वह रक्त कारागार के पहले गढ़ में आ पहुंचा था। यह एक छोटा किला था। पूरा किला अनगिनत सरणियों से घिरा हुआ था, जिससे खतरनाक माहौल का पता चलता था। ब्लड प्रिजन में ऐसे कई छोटे किले थे। वे कई लोगों द्वारा बनाए गए थे जो रक्त कारागार में भटकते थे। रक्त कारागार में तीसरे और दूसरे क्षेत्र के कई विशेषज्ञ थे। कई विशेषज्ञ ऐसे भी थे जो उम्रदराज हो चुके थे और तीसरे क्षेत्र में नहीं रह सकते थे। उन्होंने रहने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई। उन्हें जो कीमत चुकानी थी वह एक निश्चित संख्या में ब्लडस्टोन को हर बार एक समय में देवत्व रसातल को सौंपना था। जितनी अधिक शक्ति होगी उतने अधिक रक्तपात की आवश्यकता होगी, अन्यथा उन्हें बिल्कुल भी रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह अकल्पनीय था कि देवता रसातल समय के साथ कितने रक्तपात एकत्र कर सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे दुनिया भर से सभी प्रकार की प्रतिभाओं को इकट्ठा कर सके और उन्हें प्रशिक्षित कर सके। अतीत में ये सिवेन के लिए इस तरह के वित्तीय और भौतिक संसाधन अकल्पनीय थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि देवत्व रसातल में संभवतः एक से अधिक दाव पुष्टिकरण विशेषज्ञ थे और वे सभी विशेषज्ञ थे। नहीं तो इतनी बड़ी दौलत अनगिनत लोगों के लालच को कैसे आकर्षित नहीं कर सकती थी। लेकिन फिलहाल इनका उससे कोई लेना देना नहीं था। वैसे भी जब तक वह 100 साल के भीतर था उसे बाहर निकाले जाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी और उसे खून के पत्थर सौंपने की जरूरत नहीं थी। इस वजह से ब्लड प्रिजन में सभी तरह की प्रतियोगिताएं बेहद क्रूर थीं। हर कोई खेती करने के लिए यहीं रहना चाहता था। खेती करने के लिए यहाँ रहना अंततः किसी के दांव को साबित करने में सक्षम होने की संभावना बाहर रहने की तुलना में बहुत अधिक थी। यहाँ छोड़कर किसी के डीएओ को बाहर साबित करने की संभावना को फीनिक्स पंख और यूनिकॉर्न सीन के रूप में दुर्लभ कहा जा सकता है। जुबान वर्ल्ड में भी केवल कुछ ही ऐसे थे जिन्होंने पिछले दसियों हजार वर्षों में अपने ताव को सिद्ध किया था। कई संसारों में किसी ने भी हजारों वर्षों तक अपने ताव को सिद्ध नहीं किया था। कोई उनके बीच की खाई की कल्पना कर सकता है, लेकिन उसे कोई चिंता नहीं थी। उनके वर्तमान परीक्षण के साथ पोवांग दायरे के 9वें स्तर में प्रवेश करने वाले साधारण विशेषज्ञ उनके विरोधी नहीं थे। यहाँ तक अगर उसका सामना याओ शेंग किंग और अन्य लोगों से होता तो भी वह अपनी रक्षा करने में सक्षम होता। चिंता की कोई बात नहीं थी, जब तक कि वह रक्त जेल में बहुत गहराई तक नहीं गया और दाव पुष्टिकरण स्तर के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ का सामना नहीं किया। जैसा कि उसने इसके बारे में सोचा था, वह पहले ही किले के प्रवेश द्वार पर आ चुका था। अचानक किले के प्रवेश द्वार पर निर्माण सक्रिय हो गया, जिससे वह ऊपर से नीचे तक रोशन हो गया। ये जिवेन जानते थे कि यह रक्त दानव को मानव रूप में प्रवेश करने से रोकने के लिए था। साधना के इस स्तर पर किसी का रूप बदलना एक साधारण बात थी, लेकिन रक्त दानव का सार नहीं बदलेगा। लेकिन ये जिवेन रक्त दानव नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने आसानी से प्रवेश द्वार पर गठन की परीक्षा पास की और सीधे अंदर चले गए। हालांकि इससे पहले कि वह ज्यादा गहराई में जाते उन्हें रोक लिया गया। एक विशेषज्ञ ने अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, सर, यदि आप हमारे स्काई बियरिंग कैसल में रहना चाहते हैं तो आपको एक दिन में 2 खून के पत्थर देने होंगे। ये जिवेन चुपके से अवाक थे। साधारण लोग एक दिन में केवल 10 रक्त पत्थर जमा सकते थे, लेकिन इस जगह पर रहने के लिए 2 रक्तपतियों की आवश्यकता थी। यह वास्तव में महंगा था, लेकिन यह उसके लिए कुछ भी नहीं था। अब उस पर 1000 से अधिक रक्तपत्थर थे, इसलिए ये 2 रक्तमणि मात्र एक तुच्छ मामला था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के 2 टुकड़े दे दिए। उस आदमी ने ये जिवेन को जाने दिया और फिर कहा, जब समय आएगा तो आप हर दिन भुगतान करने आ सकते हैं, या आप एक बार में एक निश्चित राशि का भुगतान कर सकते हैं। ये जिवेन ने एक पल के लिए सोचा और 10 खून के पत्थर सौंपे और उससे कहा कि वह उसे कुछ दिनों तक परेशान न करे। ब्लड जेल में यह आदर्श था। किसी को पता होना चाहिए कि रक्त कारागार में सबसे भयानक बात रक्त राक्षसों की अंतहीन संख्या थी। कोई नहीं जानता था कि पूरी ब्लड जेल में कितने ब्लड डीमंस थे। कोई नहीं जानता था कि वहां कितने रक्त दानव थे। चाहे कितने ही रक्त दानव मारे गए हों, उन सभी को मारना असंभव था। वे पूरी दुनिया के रक्त सार के साथ पैदा हुए थे। जब तक आकाश में भरे हुए रक्त के सार का सेवन नहीं किया जाता, तब तक ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि वे नष्ट हो जाएंगे। कई रक्त दानव थे और उनमें कई शक्तिशाली पौराणिक स्तर के रक्त राक्षस भी थे। यहाँ तक रक्त दानव भी थे जिन्होंने ताव हासिल किया था। इनमें से प्रत्येक रक्त दानव अत्यंत शक्तिशाली था। वे अक्सर हर जगह दिखाई देते थे और इन विदेशी विशेषज्ञों के पास ब्लड जेल में पैर रखने की जगह भी नहीं थी। उनके पास शांति से खेती करने की जगह भी नहीं थी। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में ऐसे किले दिखाई दिए। इन दुर्गों ने इन विदेशी विशेषज्ञों को आश्रय प्रदान किया और अंदर कई शक्तिशाली संरचनाएं भी थीं। साधारण रक्त दानव ऐसे दुर्गों को नहीं तोड़ सकते थे।
हालांकि उनके लिए आश्रय प्रदान करने के लिए उन्हें स्वाभाविक रूप से कीमत चुकानी पड़ी, जो कि पर्याप्त रक्तपात सौंपने के लिए थी। प्रत्येक किले के पीछे एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था। वास्तव में ब्लड वर्ल्ड के गहरे हिस्सों में न केवल किले थे, बल्कि शक्तिशाली शहर भी थे। नगर के स्वामी भी अत्यंत शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। एक पैर जमाने के लिए ये विदेशी विशेषज्ञ भी शांति की अवधि के बदले में 2 रक्तपात खर्च करने को तैयार थे। यह देखते हुए कि यक्षिवेन लापरवाही से 10 खून के पत्थर फेंक सकती है, जिस तरह से उस व्यक्ति ने यक्षिवेन को देखा, वह तुरंत बदल गया। भले ही सामने वाला कोई स्थानीय अत्याचारी न हो, कम से कम संपन्न तो था। यह उन गरीब लोगों से कहीं बेहतर था। हालांकि उन निम्न स्तर के पौराणिक स्तर के विशेषज्ञों के पास भी बहुत धन था, लेकिन ब्लड प्रिजन में कोई भी उस धन को बाहरी दुनिया में नहीं चाहता था। वे इसे केवल ब्लडस्टोन के लिए स्वतंत्र रूप से प्रसारित करने के लिए विनिमय कर सकते थे। इस जगह में खून के पत्थर सब कुछ थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्लडस्टोन खेती को गति दे सकते थे और खेती को गहरा कर सकते थे। किस किस्म के खजाने की तुलना रक्त पत्थरों से की जा सकती है? वह पूरे रास्ते अंदर चला गया। हालांकि यह एक किला था, यह एक छोटे शहर के बराबर था। एक नज़र में हालांकि बहुत से लोग नहीं थे, फिर भी हजारों लोग थे। किले के केंद्र में एक बहुत बड़ा बाजार था। बाजार में सैकड़ों लोगों ने स्टॉल लगाए। स्टॉलों में सभी प्रकार के खजाने, मार्शल आर्ट, गुप्त नियमावली और बाकी सब कुछ था। लोगों की कम संख्या के अलावा बाहरी दुनिया के बाजार से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जिवेन का दिल हिल गया। अगर वह खुद को किसी और के रूप में बदलना चाहता था तो मार्शल आर्ट का एक पूरा सेट अनिवार्य था। हालांकि हवा में मार्शल आर्ट का एक सेट निकालने के बजाय उनके लिए यहाँ मार्शल आर्ट का एक सेट खरीदना अधिक सुविधाजनक था। यह सोचकर वह तुरंत अंदर चला गया। कोई चीख पुकार नहीं थी। यहाँ तक स्टॉल वाले भी खेती करने में एक मिनट और सेकंड का पूरा उपयोग कर रहे थे। उनके सामने सारा सामान रख दिया जाता था या वे पहले से ही एक सूची बना लेते थे। ग्राहकों की रुचि होने पर ही उन्हें लेन देन करने के लिए जगाया जाएगा। यक्षिवेन की आंखें बिजली की तरह थीं। उसने सीधे पूरे रास्ते पर नजर डाली और जल्दी से 1 दर्जन से अधिक स्टॉलों को फिल्टर कर दिया। वह केवल मार्शल आर्ट चाहता था। जहां तक बातों की बात है तो उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। अभी उन्होंने जो कुछ भी सीखा था उनमें से अधिकांश मुट्ठी की तकनीक और तलवार की तकनीक पर केंद्रित था। इसके अलावा उसे ब्लेड के रास्ते और हथेली के रास्ते की गहरी समझ थी। विशेष रूप से ऐसा कहा जा सकता है कि याओ शेंग्यान की लाश पर पैर रखने से हथेली का जन्म हुआ था। उसने अपने मार्शल आर्ट अवतार को मौके पर ही भस्म कर दिया था और हथेली के तरीके के बारे में उसकी समझ आसमान छू गई थी। यदि वह कम समय में गति बढ़ाना चाहता था तो ये पहलू स्वाभाविक रूप से सबसे उपयुक्त थे। उसकी निगाहें इधर उधर हो गईं और जल्द ही यक्षिवेन के सामने पंजे की तकनीक का एक सेट दिखाई दिया। पंजा तकनीकों के इस सेट को निर्णय का पवित्र पंजा कहा जाता था। संकेत के अनुसार पंजा तकनीक का यह सेट वास्तव में देवता स्तर की पंजा तकनीक का एक सेट था। एक बार जब इस तरह की मार्शल आर्ट का प्रसार हो गया तो यह निश्चित रूप से अनगिनत लोगों को इसके लिए लड़ने का कारण बनेगा। यह अनगिनत दुनिया को लाशों से अटे पड़े होने का कारण भी बना सकता है। लेकिन अब इसे सड़क किनारे सब्जी की तरह फेंक दिया गया। जजमेंट के पवित्र पंजे की कीमत केवल 1000 ब्लडस्टोन्स थी, जिससे वह थोड़ा स्तब्ध रह गया। वास्तव में यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि एक देवता स्तर की मार्शल आर्ट की कीमत 1 लाख थी। भले ही यह अधूरा था, इसकी कीमत दसियों हजार या सैकड़ों हजारों में भी हो सकती थी। उसके अंदर आने से पहले उसे पूरी ब्लड जेल में कीमतों की भी कुछ समझ थी। हालांकि देवता स्तर की मार्शल आर्ट को यहाँ बाहरी दुनिया की तरह अमूल्य नहीं माना जा सकता है, लेकिन इसे दुर्लभ भी कहा जा सकता है। लेकिन थोड़ी देर देखने के बाद उन्हें इसका कारण पता चला। यह निर्णय का पवित्र पंजा पहले से ही अधूरा था। कुल मिलाकर केवल 2 चालें थीं और ये दोनों चालें भी वास्तव में अधूरी थीं। कोई पूर्ण संस्करण नहीं था। अधूरे में अधूरा कहा जा सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि इसमें किसी की दिलचस्पी नहीं थी। क्या यह घोटाला नहीं था? यह पहले से ही अधूरा था। यहाँ तक ये 2 अधूरी चालें वास्तव में अभी भी अधूरी थीं। घोटालों के बीच यह महज एक घोटाला था। हालांकि यक्षिवेन ने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। रहस्यमयी जगह से अधूरी मार्शल आर्ट का भी पूरी तरह से पता लगाया जा सकता था। इसमें डरने की क्या बात थी? अगर ये पूरी पंजा तकनीक होती तो यक्षिवेन की मौजूदा दक्षता के साथ भी वह यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि वह इसे खरीद सकता है। इसके अलावा यह शायद दूसरों द्वारा छीन लिया गया होगा। यह सोचकर यक्षिवेन ने जल्दी से कहा, स्टॉल के मालिक, मुझे तुम्हारा न्याय का पवित्र पंजा चाहिए। स्टॉल के मालिक ने अपनी आंखें खोलीं और यक्षिवेन की आंखों में कुछ आश्चर्य देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यक्षिवेन वास्तव में पंजा तकनीकों के इस सेट को खरीदना चाहती है, जिसे बिक्री के लिए रखे जाने के बाद से किसी की दिलचस्पी नहीं थी। यह बस एक चमत्कार था। पंजा तकनीकों का यह सेट भी एक अवशेष में प्राप्त किया गया था, लेकिन यह अधूरा था। वह केवल 2 चालें ही नहीं चला सका।
उसके लिए यह केवल एक संग्रह था। यह बेस्वाद था, लेकिन इसे फेंकना अफसोस की बात थी। अगर उसने इसे रखा तो इसकी खेती करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन अगर उसने उसे फेंक दिया तो वह अनिच्छुक था। आखिरकार यह अभी भी एक ईश्वर स्तर की तकनीक थी। इसे फेंक देना अफसोस की बात होगी। यह सिर्फ इतना था कि जब उसने इसे बिक्री के लिए रखा तो किसी ने भी इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। 1000 ब्लडस्टोन कोई छोटी राशि नहीं थी। एक बेकार पंजा तकनीक खरीदना तब तक संभव था जब तक कि यह ईश्वर स्तर के नवधनी न हो, जिन्होंने पहले से ही पैसे को गंदगी माना हो। अगर ये ज़िवेन के पास इन दो चालों को बहाल करने का कोई तरीका नहीं होता तो वह इन दो पूरी तरह से बेकार पंजा तकनीकों को बेचकर इतना ऊब नहीं होता। आपको इसके बारे में ध्यान से सोचना होगा। ये दोनों मार्शल आर्ट अपने आप में अधूरे हैं, इसलिए यदि आप इसे खरीदते हैं तो आप मेरे पास वापस नहीं आ सकते। मैं अपनी बेची हुई चीज़ें वापस नहीं करता। वह थोड़ा हैरान था, लेकिन उसे यह भी डर था कि ये शिवेन हिसाब चुकता करने के लिए वापस आ जाएगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान करने के लिए वापस नहीं आऊंगा जब तक कि ये दो मार्शल आर्ट नकली न हो, ये ज़िवेन ने कहा। चिंता मत करो, यह नकली नहीं है, यह नकली नहीं है। स्थिति को देखकर उस आदमी ने जल्दी से कहा। वह अच्छे मूड में था। इतने सालों तक यहाँ लटके रहने के बाद आखिरकार किसी ने इसे खरीद ही लिया। हजारों रक्तरंजित, यह भी कोई छोटी रकम नहीं थी। लेन देन के बाद ये ज़िवेन को यह निर्णय का पवित्र पंजा मिला। उसने सौदेबाजी करने की भी जहमत नहीं उठाई। दूसरों के लिए यदि वे रक्तपात प्राप्त करना चाहते थे तो उन्हें विभिन्न माध्यमों से गुजरना पड़ता था, लेकिन उन्हें केवल मारने की जरूरत थी। जब तक पर्याप्त समय था वह जितना चाहे उतना प्राप्त कर सकता था। चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। वह तुरंत निर्णय के पवित्र पंजा के माध्यम से फ्लिप किया। इस जजमेंट होली क्लॉ में कुल दो चालें थीं, अर्थात फ्रीडम क्लॉ और सोल क्रशिंग ब्लड क्लॉ। उनमें से फ्रीडम क्लॉ प्रभावी हमले का क्षेत्र था। एक बार पंजा खुल जाने के बाद पूरी दुनिया पूरी तरह से अपना रंग बदल लेगी और अंतहीन रूप से ढह जाएगी। द सोल क्रशिंग ब्लड क्लॉ एक एकल लक्षित हमला था। यह बहुत अत्याचारी था। एक बार इसका उपयोग हो जाने पर आकाश गिर जाएगा और पृथ्वी फट जाएगी। जब चोटी तक खेती की जाती है तो दुनिया को आसानी से दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। हालांकि वे सभी अधूरे थे। जजमेंट होली क्लॉ की अन्य चालों का उल्लेख नहीं करने के लिए केवल फ्रीडम क्लॉ और सोल क्रशिंग ब्लड क्लॉ को बहुत नुकसान हुआ। उनमें से स्वतंत्रता पंजा सबसे अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण था। नुकसान की दर 50% जितनी अधिक थी। द सोल क्रशिंग ब्लड क्लॉ की हानि दर भी 30% थी। कोई आश्चर्य नहीं कि अधेड़ उम्र के व्यक्ति की अभिव्यक्ति ऐसी थी जैसे उसने कोई बड़ा सौदा किया हो। कोई और होता तो शायद भौंचक्का रह जाता। वे इसकी भरपाई भी नहीं कर सके। वे सिर्फ देवता थे। क्या ईश्वर स्तर की मार्शल आर्ट की मरम्मत की इच्छा रखना बकवास नहीं था? उनके लिए ईश्वर स्तर की मार्शल आर्ट को समझना पहले से ही बहुत कठिन था। क्या उच्च स्तर की मार्शल आर्ट की कोई उम्मीद थी? हालांकि ये शिवेन के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। रहस्यमय जगह के साथ यह मार्शल आर्ट को पूरा करने के लिए बड़ी कीमत खर्च करने से ज्यादा कुछ नहीं था। फिर उसने पूरे बाजार पर नजर डाली। हालांकि अन्य मार्शल आर्ट भी थे, वे सभी पौराणिक स्तर की मार्शल आर्ट थीं। ये दूसरों के लिए दुर्लभ माने जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए यह कुछ भी नहीं था। इसे सीखने का कोई खास मतलब नहीं था। उसने जजमेंट होली क्लॉ को हटा दिया। यह खेती का स्थान नहीं था। वह किले के दूसरी ओर रिहायशी इलाके की ओर चल पड़ा। किराए के लिए कई आंगन थे। हालांकि किराए का शुल्क भी प्रतिदिन एक ब्लडस्टोन था। यह बहुत महंगा था। सौभाग्य से पर्यावरण अच्छा था। उसे दूसरों से परेशान होने की चिंता नहीं थी। यह सोचकर ये ज़िवेन को अब और संकोच नहीं हुआ। अचानक उसके मुंह का कोना मुस्कुराहट में खींच गया। उसने उपहास किया, वास्तव में कुछ मक्खियां हैं। उसने देखा कि उसके पीछे कई लोग चल रहे हैं। ऐसा लगता था कि उसकी उदारता ने बहुत से लोगों को उसे एक मोटी भेड़ के रूप में माना था। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपने दिल में व्यंग्य कर रहा था। बाहरी दुनिया में ये लोग सभी ग्रैंड मास्टर और विश्व अधिपति थे। वे जरूरी नहीं कि ऐसी चीजें करें। हालांकि ब्लड जेल में कोई ग्रैंड मास्टर या अधिपति नहीं थे। वे केवल तल पर संघर्ष कर रहे अस्तित्व थे। स्वभाव को भी शुरू से ही संयमित करना पड़ता था, तो यह कुछ भी नहीं था। यह हैसियत का फर्क था। ये ज़िवेन की तरह अगर वह प्राचीन बेरेंस या ट्रू मार्शल डोमेन में होता तो वह सर्वोच्च अधिपति होता और कोई भी उसकी अवज्ञा नहीं कर सकता था। हालांकि दिव्य परिवर्तन रसातल में वह अभी भी शक्ति के अधिपति स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर था। स्वाभाविक रूप से उनका उल्लेख एक ही सांस में नहीं किया जा सकता था। हालांकि भले ही उनकी खेती चरम पर नहीं थी, फिर भी उनका लाभ उठाने के लिए कुछ छोटे तलों के बारे में सोचना अभी भी इच्छाधारी था। हालांकि इन लोगों ने किले के भीतर गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार यह वह स्थान था जहां सभी ठहरे हुए थे। अगर वे सच में यहां कदम रखते हैं तो यह सबका दुश्मन बनने के बराबर होगा।
कोई नहीं चाहता था कि इस आखिरी सुरक्षित जगह को कुछ हो, इसलिए उन्होंने उन्हें प्रतीक्षा करने में कोई आपत्ति नहीं की। 1 महीने के निवास के लिए पर्याप्त रक्तदान करने के बाद उन्होंने तुरंत छोटे से आंगन में प्रवेश किया और बंद कमरे में प्रशिक्षण शुरू किया। उसके शरीर पर लगे रक्त के पत्थर लगभग भस्म हो गए थे, इसलिए यदि वह जजमेंट होली क्लॉक की 2 चालों को निकालना चाहता था तो वह निश्चित रूप से रक्त के पत्थरों का उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल दिव्य स्रोत का उपयोग कर सकता था, जिनको उसने प्राप्त किया और जिन्हें उसने बाद में आदान प्रदान किया सहित। ये ज़िवेन के हाथों में अब कुल 25 दिव्य स्रोत थे, जो निश्चित रूप से सामान्य साधना के लिए पर्याप्त से अधिक थे। उन्होंने तुरंत बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में जाना शुरू किया और जजमेंट होली क्लॉक की 2 चालें निकालीं। शून्य के एक स्थान में ये ज़िवेन शून्य के एक टुकड़े में बैठ गया और उसके सामने एक उभरती हुई आकृति शून्य में खड़ी थी, एक पंजे के साथ सीधे बाहर निकल रही थी। शून्य में 5 विशाल रक्त छायाएं खींची गईं और आकाश भी 5 विशाल टुकड़ों में फट गया। वह सोल क्रशिंग ब्लड क्लॉ की पंजा तकनीक का आविष्कार कर रहा था। यह सोल क्रशिंग ब्लड पंजा एक ईश्वर स्तर की तकनीक होने के योग्य था। यहाँ तक ये ज़िवेन भी इसे एक नज़र में नहीं देख सकते थे, हालांकि वास्तव में उन्हें पंजे की तकनीक में ज़्यादा महारत हासिल नहीं थी। साथ ही उनके द्वारा पंजा तकनीकों के बारे में बहुत ज्ञान भी प्राप्त किया गया था और पंजा तकनीकों में उनकी खेती में भी तेजी से सुधार हो रहा था। मूल रूप से पंजा तकनीकों की उनकी समझ अभी भी आधी अधूरी अवस्था में थी, क्योंकि उन्होंने इस पहलू में बहुत अधिक अध्ययन नहीं किया था। हालांकि उनके वर्तमान दायरे के साथ ये मार्शल आर्ट सादृश्य द्वारा समझने से ज़्यादा कुछ नहीं थे। उनकी खेती की गति बहुत तेज थी। इसके अलावा वह इस पहलू में निवेश करने को भी तैयार थे। टुकड़ा टुकड़ा करके उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दिव्य स्रोत का उपयोग किया। इन दैवीय स्रोतों के लगातार जलने से रहस्यमय अंतरिक्ष में ऊर्जा प्रवाहित हुई और पंजा तकनीकों की उनकी समझ तेजी से प्रगति की स्थिति में थी। जजमेंट होली क्लॉ की 2 चालों की मरम्मत को पूरा करने में उसे पूरा 1 महीना लगा। इस प्रक्रिया के दौरान उसने कुल 2 दिव्य स्रोतों का उपभोग किया और उसके बाद ही उसने मुश्किल से जजमेंट होली क्लॉ की मरम्मत पूरी की। हालांकि जब उन्होंने जजमेंट होली क्लॉ की मरम्मत पूरी की तो क्लॉ तकनीक की उनकी समझ भी एक नए दायरे में प्रवेश करने लगी। हालांकि केवल 2 चालें थीं, यह पर्याप्त थी। शक्ति बहुत महान थी और परिवर्तन अंतहीन थे। ये ज़िवेन की तरह, हालांकि वह वर्तमान में केवल पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 रास्तों के मानव डाओफिस्ट को जानता था, फिर भी वह बेहद शक्तिशाली था जब उसने ह्यूमन डाओफिस्ट की शक्ति को चरम पर पहुंचा दिया। हालांकि यदि वह जजमेंट होली क्लॉ में महारत हासिल करना चाहता था तो उसके लिए वर्तमान पर्याप्त नहीं था। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने सीधे अपने आप को फिर से साधना में झोंक दिया। इस समय उनके आंगन के बाहर लोगों का एक समूह अंदर देख रहा था और उनके चेहरों पर थोड़ी अधीरता दिखाई दे रही थी। वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रहा है? क्या वह मरने तक खेती करेगा? किसी ने अधीरता से कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि उसकी अल्पावधि में बाहर आने की कोई योजना नहीं है, इसलिए हम इस तरह से देरी नहीं कर सकते। आप लोग बारी बारी से कुछ समय के लिए उसकी निगरानी करें। एक बार उसकी खबर आ जाए तुरंत रिपोर्ट करें। हालांकि यह एक बात की पुष्टि भी कर सकता है, जो यह है कि उसके पास ब्लडस्टोन बिल्कुल नहीं है। अगर हम इसे छीन सकते हैं तो हम रातों रात अमीर भी बन सकते हैं। इन लोगों में एक कुटिल चेहरे वाले बूढ़े ने कहा। वह इन लोगों का नेता था और उसकी खेती भी बहुत ऊंची थी। ये शीवेन नहीं जानते थे कि बाहर उनका इंतजार कर रहे लोग पहले से ही बहुत अधीर थे। इस समय वह पहले से ही अपनी खेती के सबसे महत्वपूर्ण समय में प्रवेश कर चुका था। उसने पहले ही जजमेंट होली पंजा को एक महत्वपूर्ण बिंदु तक विकसित कर लिया था। वह केवल अपनी सतर्कता वापस ले सकता था और खुद को पूरे दिल से समर्पित कर सकता था। इसी तरह 3 महीने और बीत गए। अचानक ये ज़िवेन, जो पालथी मारकर बैठे थे, ने आखिरकार अचानक अपनी आंखें खोलीं। एक भयंकर सूक्ष्म हवा सीधे उसके शरीर के चारों ओर बह गई। इसने एक विशाल सूक्ष्म पवन का गठन किया। आत्मा कुचल रक्त पंजा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अचानक पंजा मार दिया। उसके आसपास की 3 मीटर की जगह ढह गई, लेकिन रिसाव का कोई निशान नहीं था। यह बोधगम्य था कि उसने इन शक्तियों को चरम सीमा तक साधना किया था। मैंने आखिरकार जजमेंट होली पंजा में महारत हासिल कर ली, ये ज़िवेन ने कहा। उसका हाथ हल्का चमक रहा था। यह इस बात का प्रमाण था कि उनकी हाथ की तकनीक की चरम सीमा तक खेती की गई थी। उसने इसे नहीं छुपाया। ऐसा ही हुआ कि इस पहचान के साथ रक्त कारागार में चलते समय 1 या 2 स्पष्ट संकेत होने चाहिए। यह न्याय पवित्र पंजा बुरा नहीं था। भविष्य में वह दूसरों के सामने अपनी पंजा तकनीक का प्रदर्शन करेगा। वह थोड़ा मुस्कुराया। अंत में पंजा तकनीक को पूरा किया गया। उनके पास मार्शल आर्ट में सफलता की एक नई दिशा थी। बस इतना ही था कि उसके पास दिव्य स्रोत के केवल 20 टुकड़े बचे थे। इसने दिव्य स्रोत के कुल 5 टुकड़े खा लिए, लेकिन सामान्य तौर पर प्रभाव अभी भी अच्छा था। हालांकि इसकी तुलना शिखर से नहीं की जा सकती थी, लेकिन अपनी पहचान छुपाने के विकल्प के रूप में यह पर्याप्त से अधिक था।
ये जिवेन की दिव्य इंद्रियां बह गईं, लेकिन उन्होंने पाया कि आधे साल पहले के लोग अभी भी वहां थे। वे उसे पूरी तरह से सता रहे थे। ऐसा ही होता है कि मैं भी बाहर जा रहा हूं। मैं और खून जमा कर लूंगा और एक ही बार में इन कष्टप्रद मक्खियों से छुटकारा पा लूंगा। इसके विपरीत वह धीरे धीरे बाहर चला गया और इस अवधि के दौरान उसके द्वारा दिए गए किराए का भुगतान किया। यह पुष्टि करने के बाद कि शिकारी ने उस पर ध्यान दिया था, वह सीधे किले से बाहर चला गया। उसे यह महसूस करने में देर नहीं लगी कि उसके पीछे पहले से ही लोगों का एक समूह आ रहा है। उसने नोटिस न करने का नाटक किया और ब्लड वर्ल्ड की गहराई तक चला गया। वह उन्हें बलपूर्वक बाहर करने में जल्दबाजी नहीं करता था। इसके बजाय उसने सबसे पहले जजमेंट होली क्लॉ की शक्ति का परीक्षण किया। निर्णय पवित्र पंजा। उसका पंजा सीधे शून्य में गिर गया। उसने कई छिपे हुए रक्त राक्षसों को सीधे पकड़ लिया। वे मौके पर रक्त ऊर्जा के द्रव्यमान में बदल गए और उसके द्वारा खा गए। उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। वह जजमेंट होली क्लॉ की शक्ति से बहुत संतुष्ट थे। इन लोगों को किले से बाहर ले जाने के बाद वह अचानक रुक गया। जैसे ही उसके पीछे के लोग कुछ करने वाले थे, वह अंत में बोला और कहा, अभी भी बाहर नहीं आ रहा है। तुम इतने लंबे समय से मेरा पीछा कर रहे हो, तुम बाहर आकर मुझसे क्यों नहीं मिलते? जैसे ही उनकी आवाज गिरी, उनके पीछे 7-8 आकृतियां दिखाई दीं। उन्होंने जल्दी से एक अनुकूल स्थिति पर कब्जा कर लिया और उसे घेर लिया। उनका नेतृत्व एक बूढ़ा व्यक्ति कर रहा था, जो एक भयावह चेहरे के साथ चांदी के वस्त्र में था। मुझे आपके द्वारा खोजे जाने की उम्मीद नहीं थी। चूंकि आपने इसे खोज लिया है, तो आज्ञाकारी रूप से अपनी सारी दौलत सौंप दे। हालांकि मैं नहीं जानता कि तुम्हारे पास इतनी दौलत क्यों है। बेहतर होगा कि तुम आज्ञाकारी होकर वैसा ही करो जैसा हम कहते हैं, नहीं तो बहुत बुरी तरह मरोगे। जब तक तुम आज्ञाकारिता से सहयोग करते हो, मैं तुम्हें जल्दी मौत दूंगा। बूढ़े ने ठंडेपन से कहा, हे, मैं वैसे भी मरने जा रहा हूं। मुझे आपके साथ सहयोग क्यों करना चाहिए? ये जिवेन ने धीरे से कहा, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं घबराया। यदि आप सहयोग नहीं करते हैं, तो मेरे पास आपको यातना देने के 1000 तरीके हैं। मैं गारंटी देता हूं कि आपको अपनी पसंद पर पछतावा होगा। उस दुष्ट बूढ़े ने ठंडेपन से कहा। ये जिवेन ने हंसते हुए कहा, क्या तुम मूर्खों ने कभी नहीं सोचा कि मुझ पर सारे खून के पत्थर कैसे हो गए?